फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। यस, और उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है सब इसमें ही हम डाल देंगे। मेरे तो 2 भी नहीं आ रहे। 90 में से 2? कब? तुम्हारे पास साइंस थी? सच शक्ल नहीं लगती ना साइंस में। चेंज कर ली ना फिर। अच्छा, पहले ही हफ्ते में 2 मार्क्स वाले पर 12th में देने देंगे। अच्छा, अच्छा भगवान से बधाई दे, इज्जत नहीं तेरी कहीं। ठीक है। आज ऐसा करेंगे, हम फंडामेंटल कुछ टॉपिक्स कवर कर लेंगे और फिर एप्लीकेशन पार्ट पे कल जाएंगे। ठीक है, और फंडामेंटल टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक क्या आना चाहिए फिजिक्स में? वर्क मैकेनिक्स। हाँ, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम करेंगे मोशन सबसे पहले। ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं हम क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स पता है क्या है? क्लासिकल फिजिक्स यस, क्लासिकल फिजिक्स है डिटर्मिनिस्टिक फिजिक्स। शब्द का मतलब समझाते हैं। डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक मतलब ये लोग कहते हैं हम सब कुछ डिटरमाइन कर सकते हैं। मतलब कि हमें एग्जैक्टली पता है ये चीज़ यहाँ इतने टाइम पे हिट करेगी। अगर बीच में कहीं एरर आ रहा है हमारी ऑब्जर्वेशन में, हमारी कैलकुलेशन में, वो एरर ड्यू टू एरर इन आवर ऑब्जर्वेशन है, बट फंडामेंटली वी कैन डिटरमाइन एनीथिंग। ठीक है। या मैं क्लास 11th का पढ़नी पड़नी पड़ेगी पूरी या फिर टाइम तक? नहीं, मैं उतने पढ़ाऊंगा जितने अपने पेपर के लिए काफ़ी है। ठीक है। ये डिटर्मिनिस्टिक सिर्फ इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हमें थोड़ा क्वांटम फिजिक्स का हिंट लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नए नोबेल प्राइज क्वांटम डॉट्स पे मिला है। हॉफमैन मेमोरी कुछ करके आया है। हाँ, हॉफमैन मेमोरी, हाँ हाँ हाँ। हॉफमैन डेटाबेस ऐसा कुछ। तो हमें ये सारी चीज़ें करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा हिंट लेना पड़ेगा क्वांटम फिजिक्स का। इसलिए मैंने यहाँ पे अभी आपको बता दी क्लासिकल फिजिक्स क्या है। ठीक है, ताकि आप अंतर कर सको क्वांटम फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में और क्लासिकल फिजिक्स में, बस इसलिए। ठीक है। जैसे क्लासिकल फिजिक्स का एग्जांपल देते हैं कि यहाँ से हमने साइलो से एक मिसाइल दागी और हम कह रहे हैं कि यहाँ इसी पॉइंट पे जाकर लगेगी। ठीक है। ये हो सकता है कि ये लगभग ऐसे ही जाए लेकिन थोड़ा मार्जिन ऑफ एरर दिखा दे। ठीक है। ये मार्जिन ऑफ एरर इसलिए नहीं है कि मतलब हमारे यहाँ मतलब ये डिटर्मिनिस्टिक नहीं थी, हम तो एग्जैक्टली डिटरमाइन कर सकते हैं कि यहाँ पर ही गिरेगी, बस इसलिए थोड़ा बहुत आ गया क्योंकि कुछ अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस थे, हवा चल पड़ी, हमारे जो मेजरमेंट है उसमें कुछ एरर रहा होगा जिसकी वजह से ये हल्का सा मिस हो गया। ठीक है। अदरवाइज अगर सारी कंडीशंस आइडियल होती तो हम एग्जैक्टली डिटरमाइन कर पाते हैं यहाँ से यहाँ तक ये गिरेगी। ठीक है। क्वांटम फिजिक्स पे जब हम जाएंगे हम देखेंगे कुछ भी पता लगाना इम्पॉसिबल है, मतलब इतनी एक्यूरेसी के साथ पता लगाना इम्पॉसिबल है। वो कह रहे हैं कि थियोरेटिकली ही इम्पॉसिबल है कि हम एकदम एक्यूरेट चले जाएं। ठीक है। वो कह रहे हैं थ्योरी, मतलब ये जो थ्योरी है ये एकदम परफेक्ट फार्मूलाज के साथ चलती है, वो जो थ्योरी है प्रोबेबिलिटी के साथ चलती है कि मान लो यहाँ पे 99.9999 सम % चांस है। मतलब क्वांटम फिजिक्स में जब भी हम बात करेंगे हम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, इतने % चांस है कि यहाँ पे गिरेगा। हमेशा थोड़ी सी मिनिस्क्यूल अनसर्टेनिटी फिर भी रहेगी। वो कौन कह रहा है? वो नए फिजिक्स वाले लोग कह रहे हैं। ठीक है। नया फिजिक्स या क्वांटम कब से स्टार्ट? ये 1900 मान लो। ठीक है। उसके बाद जितनी भी फिजिक्स लिखी हुई है वो थोड़ी सी एक सबसे पहला जो अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल आया था वो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, 1920s के आसपास आया था। उसके बाद हमने मान ही लिया कि हर चीज़ अनसर्टेन है। हाँ, ये आइंस्टाइन वाली जनरेशन है एग्जैक्टली। ठीक है। तो हम कर रहे हैं सबसे पहले क्लासिकल फिजिक्स, और क्लासिकल फिजिक्स में मतलब 3-4 हिस्से हैं। हम क्या क्या करना चाहेंगे, जैसे हम मोशन करना चाहेंगे। ठीक है। फिर आता है ऑप्टिक्स, फिर मैग्नेटिज्म। हाँ, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी पूरा ले लो। मैग्नेटिज्म, ठीक है, ये कुछ मेजर पोर्शंस हैं।
जो हम कवर करना चाहेंगे, ठीक है। हम लोग को पार्ट टाइम करना जरूरी नहीं है। तो स्पेस क्या? टेक्नोलॉजी तो नहीं नहीं हम उतना ही करेंगे जितना समझना आसान है, ठीक है। या अगर हम डिटेल में भी जाएंगे, कोशिश करेंगे उसको इतना लॉजिकली इतना सिंप्लीफाई कर दें कि समझ आ जाए, है ना। एटलीस्ट इतना समझ आ जाए कि इस जो भी हम क्वांटम में पढ़ेंगे, क्वांटम थ्योरी के बारे में, क्वांटम फिजिक्स के बारे में, इस सेंस में पढ़ेंगे, इतना सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे कि हमें एटलीस्ट ये समझ आ जाए उसका एप्लीकेशन क्या पॉसिबल है, ठीक है। ऑब्वियसली हम कौन से उसके फॉर्मूले लिखने वाले हैं, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम मोशन से। तो स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज में आएगा। हाँ, पूरा पूरा स्पेस डिफेंस कंप्यूटिंग हल्का सा अलग करेंगे क्योंकि वो फिजिक्स का पार्ट पता नहीं होना चाहिए कि नहीं, पर क्या है फिर क्वांटम कंप्यूटिंग आ जाता है। देखते हैं जैसे जैसे हम आगे चलेंगे ना, देखेंगे AI सब, वही AI वगैरह सब कंप्यूटिंग में आना चाहिए। अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है इसको फिजिक्स में करूँ या फिर एक नया सेक्शन बना दूँ। इस साल का नोबेल प्राइज हाँ, ओपन नेटवर्क तो कहने का मतलब है कंप्यूटिंग अपने आप में एक बड़ी ब्रांच बनती जा रही है, तो हम ये भी कर सकते हैं फिजिक्स से अलावा हम कंप्यूटिंग अलग से ही करें, ठीक है। बट जो भी है इस सीरीज़ में ही आएगा, ठीक है। उस लास्ट में हम केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मोशन, यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं हमारे पास। स्पीड किसको कहते हैं बताओ? डिस्टेंस अपॉन टाइम, सिंपल। व्हाट इज स्पीड? कि चेंज इन डिस्टेंस बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। चलो ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम, आपने कितना डिस्टेंस कवर करा डिवाइड बाय कितना टाइम, कितने टाइम में करा। अच्छा, वेलोसिटी किस चीज़ को बोलेंगे, कुछ आइडिया? ठीक है, एकदम सही। तो स्पीड हो गया आपका डिस्टेंस बाय टाइम और वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और सिंप्लिसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट को हम डी लिखेंगे ना कि डिस्टेंस को, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? एस लिखते हैं शायद, एस लिखते हैं, मे बी। हाँ आप सही कह रहे हो वैसे, चलो एस लिख लेते हैं, एकदम सही है। कुछ भी लिख लें, क्या ही फर्क पड़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, अंदर का क्लास 11 तक का तो अच्छा बात नहीं है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट है क्या? The shorter distance between the A से B initial and the final point. हाँ, तो हमने कैसे भी ये डिस्टेंस करा, ठीक है, ए से लेकर बी तक। अगर ये लॉन्ग वाइंडिंग रोड है तो इसका पूरा डिस्टेंस हम लेंगे, ठीक है। और ये है तो इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्टेंस, ठीक है। और ये ले लिया हमने तो इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक डायरेक्टेड क्वांटिटी है, क्या कि हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट जब भी हुआ वो इस डायरेक्शन में हुआ, डिस्प्लेस्ड टू द ईस्ट इतने किलोमीटर, ठीक है ना। तो सिंपल चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन पर आते हैं, ठीक है। एक्सेलरेशन किस चीज़ को कहते हैं, कोई आइडिया? The rate of change. हाँ, स्पीड। अब सवाल है कि चेंज, एक्सेलरेशन ये है कि हमने अपनी स्पीड बढ़ा दी, कुल मिलाकर गाड़ी पे एक्सेलरेटर दबाया, स्पीड बढ़ी। स्पीड से जा रहे हैं और हाँ, आगे तेज करना। उस मतलब कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं और उसको तेज़ कर दिया। अब बात यह है कि हम जनरली जब एक्सेलरेटर दबाते हैं हमारी स्पीड चेंज होती है, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज इन हम वेलोसिटी लिखें या चेंज इन स्पीड लिखें? इसको स्पीड बोल देते हैं यार इसको ना, क्योंकि अब क्या है, ऐसे दो चीज़ें होंगी ना, तो इसको साफ साफ स्पीड बोलते हैं, स्पीड, ठीक है। हाँ, तो एक्सेलरेशन को चेंज इन स्पीड बोले हैं, चेंज इन वेलोसिटी बोले हैं, डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। क्या होना चाहिए? एक्सेलरेशन हमने मतलब वेलोसिटी होनी चाहिए। अच्छा, इसका कोई अभी ये देखिए क्यों, बट क्या कोई मतलब आप बता सकते हो कि चेंज इन वेलोसिटी क्यों, चेंज इन स्पीड क्यों नहीं? हाँ, ये इम्पोर्टेंट है समझना, लेकिन इसका इंट्यूशन क्या आप ले सकते हो कि हमें डायरेक्शन लेना क्यों इम्पोर्टेंट है? नहीं मीडियम नहीं,
मीडियम मतलब फिजिक्स में जब भी हम मीडियम की बात करेंगे, मीडियम का मतलब है किस एनवायरनमेंट में हम, है ना। मीडियम मतलब एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना। डिस्प्लेसमेंट हमारी जीरो भी हो जाती है ना, इसमें डिस्प्लेसमेंट का यूज हो रहा है, तो हाँ। अगर इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट वही आया तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसको ना इस तरीके से समझो कि हम ये जैसे हमारा मोशन इस टाइप का है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं एक इस टाइप की रोड पे, ठीक है। अब चेंज इन डिस्टेंस, अब आपको ये देखना है कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक गए, ठीक है। आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। हम कितनी तेजी से ये इस चीज़ को वो कर रहे हैं। यार नहीं, एक सेकंड, ये करने के लिए कहीं मेरे को वेक्टर ना समझाना पड़े। तो हाँ, ये ज़्यादा हो जाएगा फिर। इसकी फील देने के लिए वेक्टर समझाना पड़ेगा। यहाँ तो ट्रायंगल लॉ लग रहा है। नहीं, कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। वेक्टर नहीं समझाना चाहिए। वैसे वेक्टर क्या होता है, क्या ज़्यादातर लोगों को पता है? पता था सर, रिवाइज करना पड़ेगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। आपको इंट्यूशन था, किसी ने वेक्टर सुना ना हो। आपने सुना है वेक्टर? सुना है? आपको साइंस थी? अच्छा, फिर भी आपने सुना है। पागल है। चलो, वेक्टर, यूनिट डायरेक्शन इसमें दोनों चीज होती है। हाँ, दोनों चीज़ें एक साथ होती हैं। डिस्टेंस भी पता होता है कि हमको और डायरेक्शन भी पता होता है। हाँ, तो वेलोसिटी की अच्छी बात क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, ठीक है। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्यों है? क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पे डायरेक्शन भी है। इंपॉर्टेंट है ये बताना कि डिस्प्लेसमेंट इन विच डायरेक्शन। अब क्या है कि यहाँ पे स्पीड में या डिस्टेंस में डायरेक्शन नोट करना इलॉजिकल है ना। हम कभी इस डायरेक्शन में थे, कभी इस डायरेक्शन में थे, कभी इस डायरेक्शन में थे, बहुत सारे डायरेक्शन है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? इन सारे डायरेक्शंस का नेट रिजल्ट है। समझ रहे हैं? तो वेक्टर क्या हो गया कि हमें हमेशा एक नेट रिजल्ट देता है, और नेट रिजल्ट हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। ये फिक्स्ड है क्वांटिटी, ठीक है। तो कितना आप गए और किस डायरेक्शन में गए, ये दोनों अपने आप फिक्स हो जाता है वेक्टर लेते ही, ठीक है। इसलिए क्या है कि ये एक इसको हम कह सकते हैं कि ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो नहीं है कि हम अगर किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लेते हैं तो उसकी डायरेक्शन आ जाती है, वो वाला सीन। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट लेंगे, हाँ, वो भी डायरेक्शन आ जाएगी। ये भी एकदम सही है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड होती है। अब समझना ये ज़रूरी है कि एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड होती है, ठीक है। एक्सेलरेशन हम हमेशा, चेंज इन स्पीड है ना, या चेंज इन वेलोसिटी है ना, हम किसी डायरेक्शन में, मान लो हम अगर ऐसे भी चल रहे हैं, ठीक है, और हमने चेंज इन डायरेक्शन करी, तो हम यूं मूव करना शुरू कर देंगे। हम इस वेलोसिटी को थोड़ा सा इस साइड का भी कंपोनेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, इस साइड को मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या करा है कि इस डायरेक्शन की वेलोसिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं करी, इस डायरेक्शन के साथ छेड़छाड़ करी, तो चेंज होना शुरू हुआ। हाँ, इसलिए आप समझ रहे हैं क्यों यहाँ पे वेलोसिटी का होना ज़रूरी है। पहली बात, ये जो एक इक्वेशन है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टेड होती है कि किस डायरेक्शन में आप चेंज कर रहे हैं वेलोसिटी, है ना। आप समझ रहे हैं? ये मतलब आपकी वेलोसिटी ये है। अब इस तरीके से आप चल रहे थे, मान लो इतने इस स्पीड से कुछ चल रहे थे, ठीक है। अब मैं अगर ये कहूँ कि हमने एक्सेलरेशन दिया और मैंने आपको डायरेक्शन नहीं बताया, और मैंने कहा कि कुछ एक्सेलरेशन दिया, ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, रिवर्स एक्सेलरेशन भी हो सकती है, जिसको ब्रेकिंग एक्शन बोलेंगे हम, रिटार्डेशन, ठीक है। और इस डायरेक्शन में भी हो सकती है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी, है ना। तो ये तो इलॉजिकल बात होगी ना अगर मैं आपको कह दिया मैंने एक्सेलरेशन दिया बट ये नहीं बताया किस डायरेक्शन में दिया। समझ रहे हैं? इसलिए एक्सेलरेशन का डायरेक्टेड क्वांटिटी वेक्टर होना जरूरी है, ठीक है। और इस इक्वेशन में अगर इस डायरेक्शन में वेक्टर है तो यहाँ पे भी एक वेक्टर आएगा, ठीक है। हम ये नहीं कर सकते कि केजीज को मीटर्स में नापें, है ना। एक साइड का रिजल्ट केजीज में आ रहा हो, दूसरी साइड का रिजल्ट मीटर्स में आ रहा हो, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे अगर वेक्टर है वहाँ पे भी वेक्टर है, हम स्पीड को ले नहीं सकते। चलो बिना वेक्टर हमने इंट्रोड्यूस करा, लेकिन एक्चुअली वो मैथमेटिक्स ने इंट्रोड्यूस करी, अच्छी बात है, ठीक है। इस चीज़ की फीलिंग आ गई ना कि हमें दोनों तरफ ये, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पीड।
ठीक है। जब भी हम मैथ लिखते हैं चेंज को हम डेल्टा की तरह भी दिखाते हैं, चेंज इन v डिवाइड बाय चेंज इन टाइम, ठीक है। कुछ किताबों में ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। और मेरे हिसाब से ऐसा करते हैं, इसको बंद करते हैं, मैं जब आज इससे पढ़ ही नहीं रहा तो कुछ अब दिखाई दे रहा, ठीक है। अब यहाँ का मतलब क्या होता हैं जी, डेल्टा ये चेंज है, दिस मीन्स चेंज, इसको डेल्टा कहते हैं। इसको डेल्टा कहते हैं। क्या हो गया, भूल गया भाई को ऐसे जीना आना पड़ेगा उसका। वो कह रही है उसके मजे सिर्फ मैं ले सकती हूँ। अब लिखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। और हम स्टार्ट करेंगे इस ही डेफिनेशन से कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज या हाँ और क्या, और कितने डिजीज करेंगे भाई, सारे तो हो गए, क्या कोई रह गया है? ओ नाइस, हेपेटाइटिस नहीं हुआ तो आपके नोट्स में फाइनल डाल दूंगा। हेपेटाइटिस भी वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड वगैरह होता है, वो भी एक किस्म का ये है, जबकि मेरे नोट्स में था मैंने डाला क्यों नहीं? चलो आपको उसमें डाल दे। अरे मैं समझ आया कि 11 डिजीजेस जो नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में वो करने भूल गए हम। हाँ नहीं वो मैं समझ गया, लेकिन आप थे नहीं थे क्या उस क्लास में? और क्या आप लेट है इससे ज़्यादा। ओह यस, हाँ करा दिए थे सारे। तो क्या कराएंगे, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन टाइम। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है, अब एक्सेलरेशन का सिनेरियो समझो कि हम किसी डायरेक्शन में चल रहे थे, हमारी चेंज इन वेलोसिटी हुई और हमने हमारी जो वेलोसिटी है और ज़्यादा हो गई, हमने कुछ एक्सेलरेशन लगाया, वेलोसिटी कुछ ज़्यादा हो गई, है ना, यही सिनेरियो है। तो मतलब एक्सेलरेशन में क्या हुआ, हमारी कुछ इनिशियल वेलोसिटी कुछ फाइनल वेलोसिटी थी। मान लो हम फाइनल वेलोसिटी को ही v ले लेते हैं और इनिशियल वेलोसिटी को ले लेते हैं u, ठीक है, और डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये सब सारा काम टोटल टाइम में हुआ t। इस इक्वेशन को जब हम रीअरेंज करेंगे t यहाँ आ जाएगा, at इज इक्वल टू v माइनस u, करेक्ट। इसको हम रीअरेंज और कर सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस at, ये पहली इक्वेशन। हाँ जी देखो आपको ये चीज़ समझ आया, इसको ना सिंप्लीफाई करते हैं ऐसे कि इसको फिर से लिखेंगे, चलो लिमिट करते हैं। ये चीज़ समझ आया, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वो फाइनल जो आ गई माइनस इनिशियल, इतना हमने चेंज कर लिया, यही एक्सेलरेशन था। जितना चेंज हुआ डिवाइड बाय टाइम। बीच वाली चीज़ को हटा देते हैं, बड़ी कंफ्यूजिंग है, कैसी रही, परफेक्ट, इक्वल टू द हटा दिया हमने। क्या इस टी को हम यहाँ ले जा सकते हैं, जो यहाँ डिवीजन में आता है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, ठीक है। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू हो गया, करेक्ट। इस u को उठा के यहाँ ले जा सकते हैं, जब यहाँ माइनस में वहाँ कैसा आएगा, प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू यू इधर आ गया प्लस ए टी, करेक्ट। ये इक्वेशन होती है हमारी पहली, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सिंपल, कहाँ से आ रही है, यहाँ ये जो इक्वेशन है इसकी डेफिनेशन से आ रही है, मतलब ये जो डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे लिए इतना ज़रूरी नहीं है करना, यूपीएससी वाले नहीं पूछेंगे, स्टेट वाले होते हैं कहीं कहीं डाल देते हैं फॉर्मूला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बस इसलिए, ठीक है। अगर आप भूल भी जाओ तो बस ये चीज़ याद रखना, पहली इक्वेशन कहाँ से आ रही है, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से, ठीक है। अगर भूल भी जाओ तो यहाँ से आप ले आओगे, ठीक है। इसको हम छोटा करके साइड में डाल देते हैं एक बार, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या हो रहा है ये, छोड़ो, फिजिक्स से पिताजी तो कोई नहीं है यार, पता नहीं होंगे,
ग्रुप प्रोजेक्ट न्यूटन वगैरह किताब तो मैंने एरिस्टोटल ने लिखी थी। हैं? किताब तो मैंने एरिस्टोटल ने लिखी। किसी ने लिखी हो, हमारे लिए फिजिक्स के पिताजी एच.सी. वर्मा है। ये कौन है? एक आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर, उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी है। हैं? 11th क्लास में 11th और 12th की सबसे पहले लिखी थी, फिर हर क्लास की लिख दी उन्होंने। उन्होंने एक वो बहुत फेमस है क्या कि एक वो बंदर करते हैं और बंदर की एक पूंछ होती है, उस पूंछ से एक और बंदर लटका होता है। अब वो पूछते हैं कि इस पूंछ में टेंशन कितनी होगी। चले वो गोली वाला भी तो है, बंदर कूदा हैं? वो प्रोजेक्टाइल में है तो बंदर कूदा, गोली इधर से चली, कितना उसको लगेगी। बड़े बंदर फेवरेट है उनका। अच्छा हाँ, चलो पहली इक्वेशन ये हो गई। अब आते हैं हम सेकंड इक्वेशन पे। अगर किसी को कोसना हो कि भाई मैं क्यों बनाया ये सब्जेक्ट, तो किसको कोसे? एग्जीक्यूटिव बोलो। पता नहीं कोसो मत यार। सब्जेक्ट तो अच्छा है। हाँ सब्जेक्ट अच्छा है, कोसो मत। तो इसकी मैथमेटिक्स नहीं मैथमेटिक्स भी अच्छी है। अच्छा सेकंड इक्वेशन किसी को याद है? कैलकुलस आ जाता है। सेकंड सेकंड इक्वेशन के लिए उसने कैलकुलस डिस्कवर करी थी। बेसिकली स्क्वायर प्लस हाफ इट स्क्वायर। हाँ क्या ऐसे? स्क्वायर इज इक्वल टू यू। नहीं ये नहीं, ये थर्ड है। ऐसे जगह CUT प्लस हाफ इट स्क्वायर। CUT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये है ठीक है। लेकिन यहाँ पर आने के लिए पहले हम क्या करेंगे, वापस फर्स्ट इक्वेशन पे जाएंगे और इसी चीज़ को हम फिर से डिस्कवर करेंगे ग्राफ की मदद से, ठीक है। जब वहाँ पे ग्राफ की मदद से हम इस डिस्कवर कर लेंगे ना, तो इसको इमेजिन करना आसान हो जाएगा, ठीक है। एक ग्राफ बनाते हैं। ये ड्राइव होना है तो फिर फंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। क्या? ये वाला फार्मूला तो फिर एक फंक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब ये तो ड्राइव हो गया था हाँ। उस केस से, हाँ। तो ये किसी से ड्राइव नहीं। ये इसी से डिराइव हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करो वही आएगा, अच्छा ठीक है। इसको इंटीग्रेट करो, u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इसमें जब इंटीग्रेट करेंगे t के साथ यहाँ एक t जुड़ जाएगा। इसको जब करेंगे t का इंटीग्रेशन होता है t²/2 वो आ जाएगा, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन है उनके लिए जिनको इंटीग्रेशन आती है। अब जिनको नहीं आती है उनके लिए हम इंटीग्रेशन के बेसिक पे जाएंगे। वो इंटीग्रेशन अपने आप में कहाँ से आती है? ग्राफ से, ठीक है। तो हम ग्राफ करते हैं और ग्राफ हम करेंगे, ये है हमारा यहाँ पे हम लेते हैं वेलोसिटी, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं हम टाइम, ठीक है। जब ये चीज़ हुई क्या हुआ? एक्सेलरेशन हुआ और कोई चीज़ इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी पर आ गई, ठीक है। तो हुआ क्या, और ये कब से कब तक हुआ कि यहाँ टाइम 0 था और फिर टाइम t हो गया कुछ, ये टाइम t हो गया, यहाँ पे टाइम है, ठीक है। तो हुआ क्या, ग्राफ हमें क्या बोलेगा कि आपकी शुरुआत में तो सर वेलोसिटी थी u और फाइनली हो गई v, तो आप यहां से गए 0 टाइम पे u वेलोसिटी के साथ, आप कहां गए? यहां तक, ऐसा कुछ नहीं, शायद कर्व नहीं होना चाहिए सर। कर कोई नहीं, हम कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन में हमने कांस्टेंट रेट से एक्सेलरेशन बढ़ाई, ये रेट कांस्टेंट है, ठीक है। समझ आया ग्राफ पे क्या करा हमने? आपको समझ आया ग्राफ पे क्या करा कि ये वेलोसिटी बाय टाइम ग्राफ है, ठीक है। शुरुआत में आपकी वेलोसिटी कितनी थी? u थी ना, ठीक है। और कितने टाइम पे थी? t=0 पे थी, ठीक है। t=0 पे वेलोसिटी हो गई आपकी u। फाइनली आपकी कितनी हुई? v हो गई। कब? t=t पे, t=t पे वेलोसिटी हो गई है यहां तक, ठीक है। आप कहां से कहां तक गए हैं? यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ज़मीन पे आप यहाँ से यहाँ तक नहीं गए, ज़मीन पे तो आपने एक्सेलरेशन करी है। उसको अगर हम वेलोसिटी बाय टाइम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा कुछ आएगा, वेलोसिटी बाय टाइम ग्राफ ऐसा दिखाई देगा। गॉट इट? ठीक है। तो अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई आपकी ये जो v है, ये v कितनी है, इसको आप कंप्यूट कर सकते हैं इस ग्राफ से, मैं क्या बोलूँगा? हाँ कर सकते हैं। कैसे कंप्यूट कर सकते हैं कि ये क्या है? एक तो u, ठीक है, और फिर ये यहां पे हम एक चीज देखते हैं कि एक्सेलरेशन कितनी है। एक्सेलरेशन का ये हमने फॉर्मूला लगाया था ना, एक्सेलरेशन क्या होता है? v माइनस यू, यानी कि इतना, ये v माइनस यू है, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। आप समझ रहे हैं क्या है
ये है आपकी एक्सेलरेशन। ये हम इस ग्राफ पे समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन नहीं थी, ठीक है, डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला था? डिस्टेंस हम कैसे, सॉरी डिस्टेंस का Space. स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट को क्या ले रहे थे, एस ना, ठीक है, एस बाय टी वॉज हमारा क्या, वेलोसिटी। अगर इससे हमें वापस ये निकालना हो, स्पीड निकालना हो, हम कैसे निकालेंगे वो ये निकालना, स्पीड नहीं, सॉरी क्या करें इसको, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वेलोसिटी टाइम्स टाइम। सिंपल एग्जांपल के साथ समझ लो कि हमने 100 किलोमीटर करा, 1 घंटे में हमारी स्पीड हो गई 100 किलोमीटर प्रति आवर। अब हम 100 किलोमीटर प्रति आवर से 1 घंटे तक चलेंगे, हम कितना चलेंगे, 100 किलोमीटर, है ना, सिंपल। तो वही चीज़ है, तो हमारा जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, ये। और अगर हम रिवर्स में चलें तो हमें डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा, वेलोसिटी टाइम टाइम्स कर लें, ठीक है। एक नए उस पर आते हैं, मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। और जगह मिल गया हमें, ठीक है। अब एक काम करते हैं, एक नया ग्राफ देखो कि अगर हमने स्पीड नहीं बढ़ाई होती, एक्सेलरेशन नहीं दिया होता गाड़ी में, ठीक है, तो हम कैसे चल रहे होते, इस u स्पीड से ही चल रहे होते, ठीक है। हमारा डिस्टेंस कवर्ड कितना है, डिस्टेंस कवर्ड है और t टाइम तक चले हैं, डिस्टेंस कवर्ड कितना है, u टाइम्स t, डिस्टेंस कवर्ड कितना है, u टाइम्स t। वेलोसिटी यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम अब क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी से चल रहे हैं तो ये चेंज हो जाएगा, u टाइम्स t हो जाएगा vt की जगह, राइट। तो एक्चुअली होता क्या है, यहाँ आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो एरिया है ये है u, ये है t, इसका जो एरिया u टाइम्स t मींस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है। तो हमें समझना क्या होगा कि वेलोसिटी बाय टाइम ग्राफ पे जो एरिया होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है। मतलब जितना इस ग्राफ के अंदर एरिया है उससे टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। और उसमें वो ट्रायंगल और पूरा अब अगर यहां पे एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो ट्रायंगल कवर हो जाएगा। तो अगर हम, तो एक नियम आप रख लीजिए क्या, कि एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड, वो सॉरी डिस्टेंस, डिस्टेंस टाइम नहीं, सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, गलत बोल रहा हूँ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अगर इस चीज की अगर आपको फील आ गई, ठीक है, तो ये इक्वेशन लाना आसान है, ठीक है। इस चीज की फील आ गई आपको कि एरिया ऑफ दिस वेलोसिटी टाइम ग्राफ वुड बी डिस्टेंस, है ना, कोई डाउट नहीं है। तो अब जब एक्सेलरेटेड फ्रेम में जाएंगे, अभी तो जो मोशन था वो इस डायरेक्शन में था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब एक्सेलरेशन हम करेंगे इसमें भी ऐसा ही होना चाहिए कि डिस्टेंस जो होना चाहिए वो ये कितना कवर कर लिया वो होना चाहिए ना, कितना एरिया कवर कर लिया। तो इसका एरिया कैलकुलेट करो, इसका एरिया क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम, बताओ उसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया, मतलब ये तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन था, ये एक्सेलरेटेड मोशन है। हम ट्रायंगल वाला लेट्स से, हाँ, तो ये प्लस ये ट्राइंगल का एरिया, राइट। इसका एरिया कितना है, इसका तो u into वही जितना वहां था ut उतना ही है एरिया, इतना u इतना t, ये इस रेक्टेंगल का एरिया हो गया ना, ये u टाइम्स t। हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज एरिया इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। एरिया देखते हैं हम, ये हो गया एक एरिया हमने कैलकुलेट कर दिया। इसका एरिया बताओ क्या है, हाफ इंटू बेस कितना है, t, बेस कितना है, बेस t हो गया ना, इतना ही तो है बेस, 0 से लेकर t, ठीक है। बेस ऑफ द ट्राइंगल इज t और हाइट ऑफ द ट्राइंगल इज v माइनस u, v माइनस u,
गॉट इट? एंड व्हाट इज v माइनस यू? v माइनस यू इज दिस, है ना? v माइनस यू यही है ना? अरे समझ, ठीक है, v माइनस यू ये हो गया, तो इसको हम हटा देते हैं, v माइनस यू को लिख देते हैं क्या, at a डॉट टी, ठीक है, क्या आ गया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। एक इसी तरीके से उन्होंने एक्चुअली ये चीज़ करने के लिए उन्होंने इंटीग्रेशन बनाई थी, ठीक है। इंटीग्रेशन से हमें क्या पता लगता है, एरिया अंडर द कर्व, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ही है, ठीक है, सिंपल। ये हो गया हमारा क्या, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। डिफरेंशिएशन से हमें स्लोप पता लगता है, ठीक है। तो जब हम ये कर रहे थे ना पिछले पेज पे, ये चीज ये है डिफरेंशिएशन, ठीक है, हाँ, dv बाई डी टी, और dv बाई डी टी हमें क्या बता रहा है, एक्चुअली स्लोप बता रहा है, ये दिस इज स्लोप, ठीक है। इस ग्राफ पे हमें स्लोप पता लग रहा है, इसी ग्राफ पे हमने इंटीग्रेशन भी कर दिया, समझ रहे हैं, आगे समझ। तो बड़ा अच्छा आ गया, तो मुझे लग रहा है शाम तक भूल गई। हाँ, तो एक काम करना, इसको 3-4 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, ठीक है, फिर नहीं भूलोगे। बाकी अगर भूल गए तो आप सिंपल एक काम भी कर सकते हो, आप चाहो तो इनको रट भी सकते हो, मैं ऑल दो सजेस्ट नहीं करूँगा ऐसा करना, इतनी बढ़िया इक्वेशंस हैं, इनको समझो। रेक्टेंगल और ट्रायंगल से समझ आया। हाँ, अरे एनसीईआरटी में रेक्टेंगल ट्रायंगल से समझाया है। प्रॉब्लम तब होती है जब उससे निकलकर गाइड बुक्स पे चले जाते हैं। आईफोन की इतनी दिक्कत क्या है, ये तो बेच रहे हैं कबाड़ से। हाँ, अच्छा, हाँ, नंबर पे भेजा होता है तो भेजेगा, मेल करेगा या पोस्ट करेगा। ठीक है। वैसे ये दो इक्वेशन अपने आप में काफ़ी हैं, ठीक है, बट फिर हम क्या करते हैं, कभी कभी यहाँ इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से ना टी को गायब करने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। ऐसे ही हमें टी इंडिपेंडेंट कोई इक्वेशन चाहिए थी तो हमने ये करने की कोशिश करी और उससे थर्ड इक्वेशन आई। थर्ड इक्वेशन आपको याद हो भी ना भी हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी था, यू, हाँ, मतलब टाइम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वी यू प्लस ए टी था। अगर यहाँ से हम t की वैल्यू निकालेंगे तो वो बन जाएगा v माइनस यू बाय ए, बन जाएगा, वापस ये ए टी हो जाएगा, u उधर चला जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, ठीक कर दिया। फिर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अगर उस t को यहाँ पे हम पुट करने की कोशिश करेंगे, u v माइनस यू बाई ए, ठीक है, प्लस हाफ a उसका स्क्वायर कर देंगे, v माइनस यू बाई ए का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या आप इसको अपने कॉपी पे सॉल्व करिए, मैं बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ। ऐसा करते हैं, अच्छा हाँ चलो ठीक है, यू वी माइनस यू स्क्वायर बाई ए प्लस यहाँ से यहाँ दो ए हैं, दो ए से ए, ऐसा करते हैं, इसको इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका स्क्वायर कर देते हैं, है ना, यहाँ एक ही ए बचेगा, राइट। तो हाफ यहाँ पे ए v माइनस यू का होल स्क्वायर, है ना, ये हुआ। ए को उठाकर यहाँ ले जाते हैं सबको, a डॉट एस इज इक्वल टू यू वी, और एक और काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 2 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, वहाँ का 2 हट जाएगा,
ठीक है। तो यू वी माइनस यू स्क्वायर प्लस अब वी माइनस यू का होल स्क्वायर का टू यू स्क्वायर नहीं टू, हाँ 2u स्क्वायर आएगा एकदम से, ठीक है। अब v माइनस यू का होल स्क्वायर की इक्वेशन बताओ क्या होगा, यू स्क्वायर माइनस 2uv, ठीक है। 2u से ये 2uv कट गया, ठीक है। एक u से एक ये वाला कट गया, तो आपकी इक्वेशन आ गई क्या, 2as इज इक्वल टू, ये वी स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। बट किसी काम की इक्वेशन नहीं है, कोई फायदा नहीं है। बस ये इक्वेशन ये बता रही है क्या, कि अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, वो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है और एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता होने की जरूरत नहीं, कितने टाइम में एक्सेलरेशन हुआ, आपको डिस्टेंस अपने आप पता लग जाएगा। हाँ, टाइम पता ही होगा, वो किस लिए पता होगा, क्योंकि पिछले इक्वेशन में आ रहा है, इसलिए किसी काम की इक्वेशन नहीं है ये। ऐसा कोई मोशन पॉसिबल है जो टाइम से इंडिपेंडेंट हो? वो तुम्हारा ज़्यादा, अरे सारे मोशन किसी टाइम में ही तो होंगे, इंस्टेंटेनियस मोशन। इंस्टेंटेनियस मतलब यहाँ हुआ खत्म, नहीं फ्रैक्शन नहीं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मीन्स फ्रैक्शन ऑफ टाइम, इट इज टाइम डिपेंडेंट। इंस्टेंटेनियस मीन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ फोटोन, इट इमर्जेस फ्रॉम द सन, है ना, एंड साइमल्टेनियसली इट इज गेट अब्जॉर्ब्ड बाय माय हैंड। यूं अगर मैंने यूं हाथ कर दिया, वो नहीं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए फोटोन इट इज इंस्टेंटेनियस। क्वांटम फिजिक्स, ठीक है, जब हम क्वांटम फिजिक्स में आते हैं ना, वहाँ इंस्टेंटेनियस कुछ हो जाता है। 8 मिनट लगते हैं, लेकिन वो हमारे रेफरेंस फ्रेम से है, हमारे लिए 8 मिनट लग रहे हैं। फोटोन के, अगर आप फोटोन पे चढ़े हुए हो, ठीक है, फोटोन बना और खत्म, और उसने इंस्टेंटेनियसली वो डिस्टेंस कवर कर लिया उसके रेफरेंस फ्रेम से, ठीक है। इसको इमेजिन करना मुश्किल होता है, बट इसको इमेजिन करने का एक और तरीका है, तब हम ये जो क्वांटम फिजिक्स है ना तब करेंगे। वहाँ पे सुपर इम्पोजिशन प्रिंसिपल आता है, जैसे इसको ना स्क्रोडिंजर्स कैट कहते हैं, सुना स्क्रोडिंजर्स कैट? हाँ, बिल्ली जिंदा है या मरी हुई है, आप बताना बिल्ली जिंदा है कि मरी, ठीक है। ये हमारी बिल्ली है, हाँ, और इस बॉक्स में हमने डाल दिया है रेडियम या उससे भी ज़्यादा कुछ पॉइजनस, ठीक है। अब इस सब्सटेंस की बात क्या है, इस सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी है, अज्यूम करो क्या, कि कभी भी ये डेटोनेट हो सकता है और अंदर पॉइजन फैल जाएगा और बिल्ली इंस्टेंटेनियसली मर जाएगी, ठीक है। हमें नहीं पता है ये कब होगा, ठीक है। अब बिल्ली जिंदा है या मरी हुई है, ठीक है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये हो गई कि बिल्ली जिंदा है, और एक पॉसिबिलिटी ये हो गई कि ये मर गई, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि ये जिंदा है या मरी हुई है। अब इसी एक्सपेरिमेंट में एक स्टेप आगे चले जाते हैं। अब मैं समझा रहा हूँ क्वांटम एंटेंगलमेंट, क्या कि मान लो हमने जो अंदर डाला है इसके अंदर वो एंटेंगल्ड पार्टिकल है, क्या कि हमने डाल दिया कि एक रेडियम और एक एंटी रेडियम टाइप का कुछ, ठीक है, कि मतलब अगर ये फट जाएगा तो ये भी फट जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और उसके बाद क्या करा, ये ना इस तरीके से सोचो कि एक ये था क्या, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एक करके कुछ था, ठीक है। वो ये कहता था कि अगर जैसे हीलियम का एटम है, उसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप है तो दूसरा 100% ऑफ द टाइम स्पिन डाउन होगा, नो एक्सेप्शन, ठीक है। तो अगर हमने इंस्टेंटेनियसली, और हम क्या कर रहे हैं कि एकदम वैसे ही एक्सपेरिमेंट है क्या, कि हम क्या कर रहे हैं कि एक डब्बे के अंदर स्पिन अप डाल दे रहे हैं, एक में स्पिन डाउन डाल दे रहे हैं, हमें नहीं पता कौन सा क्या है, ठीक है। एंटेंगल्ड है, हमने देखा नहीं, बस 2 डब्बे में अलग अलग डाल दिए और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले गए। एक मैं स्पेसशिप पे बैठा दूर ले गया, कोई और स्पेसशिप पे बैठा दूर ले गया। इस डब्बे में मेरे हाथ में क्या है, अप भी हो सकता है डाउन भी हो सकता है। जब तक हमने देखा नहीं तब तक ये स्पिन अप स्पिन डाउन का कुछ सुपर इम्पोजिशन स्टेट है, ठीक है। और जैसे ही मैं इसको देख लूँगा और मैंने डिसाइड कर दिया ये स्पिन अप है, ठीक है, मैंने डिसाइड करा, मतलब मेरे पास स्पिन अप निकला, इमीडिएटली वो वहाँ पे स्पिन डाउन होगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन की स्पीड से ट्रेवल करी, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल नहीं करी, ये इंस्टेंटेनियसली उस सेकंड ट्रेवल करी,
इमीडिएटली ऑब्जर्व कैसे कर पाएंगे? हम इमीडिएटली ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, हम ये इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमने यहाँ पे देख लिया, आप वहाँ पे देख लो, और ये इन्फॉर्मेशन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगी। क्यों? हम रेडियो सिग्नल कुछ भेजेंगे, वो स्पीड ऑफ लाइट से जाएगा। कहने का मतलब है ये इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटेनियसली जाएगी उस पार्टिकल के पास कि ये स्पिन अप है और वो स्पिन डाउन हो जाए। ये कैसे हो रहा है ये हमें नहीं पता। आप समझ रहे हो? इंस्टेंटेनियस मोशन पॉसिबल नहीं है, बट किसी वजह से इंस्टेंटेनियस ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन पॉसिबल है, इसकी वजह से। इसमें इसका क्या रोल? इसका रोल ये था कि मैं ये समझाना चाह रहा था कि ये सुपर इम्पोजिशन स्टेट में है। जब तक देखेंगे तब तक जब तक हमने देखा नहीं तब तक अंदर बिल्ली जिंदा भी है और मरी भी है, एक साथ दोनों पॉसिबिलिटीज। ठीक है, और इसका एप्लीकेशन ये है कि क्वांटम कंप्यूटर्स में हम एक काम क्या कर सकते हैं। वैसे हम कंप्यूटिंग में क्या करते हैं, या तो कोई चीज़ 0 है या कोई चीज़ 1 है। ठीक है, बिट्स में हम काम करते हैं कि ये है और यहाँ पर 0 है। जब हम क्वांटम कंप्यूटिंग करते हैं या एक साथ सुपर इम्पोज कर सकते हैं एक ही बिट के ऊपर खूब सारी इंफॉर्मेशन, हाँ क्यूबिट्स। और इससे होगा क्या कि बहुत कम जगह पे हम बहुत सारे कंप्यूटेशन पैरेलली एक साथ एक ही अपैरेटस का यूज करके कर लेते हैं। प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी। हाँ, बट प्रोसेसिंग स्लो भी है, क्योंकि जब हम ये जो क्लासिकल कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, इसमें अच्छी बात क्या है कि वहाँ पे क्लॉक साइकिल होती है, उसको हम रेव अप कर देते हैं कि 1 सेकंड में इतने सारे ऑपरेशन करो। ठीक है, वहाँ पे एक क्लॉक लगाई होती है कि हर इतने सेकंड के बाद एक बिजली का झटका जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारे जैसे सीपीयूज होते हैं ना, गीगाहर्ट्ज में होते हैं। ठीक है, किसी को पता है आपके फ़ोन में कौन से प्रोसेसर है? ठीक है, आपके में क्या है? ठीक है, क्या आपको पता है कि उसका फ्रीक्वेंसी कितनी है? 4 गीगाहर्ट्ज। 4 गीगाहर्ट बहुत ज़्यादा होती है, 1.5 गीगाहर्ट के आसपास कुछ है ना, ऐसे कुछ है। 2.2 गीगाहर्ट एक मतलब रैंडम किसी फ़ोन की ठीक होती है। ठीक है, जैसे मेरी इसकी है 3.60 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, बहुत गर्म हो जाता है। तो ये गीगाहर्ट्ज क्या है कि 1 सेकंड में इतने ऑपरेशंस कर सकता है। 1 सेकंड में प्रोसेसर के अंदर इतनी बार इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। इसको हम रेव अप कर देते हैं, इसी को उठाकर लिक्विड नाइट्रोजन में डाल दो। ठीक है, एकदम ठंडा कर दिया, इसको 8 गीगाहर्ट पे चलाऊंगा मैं, क्लॉक अप कर सकते हैं हम। सिलिकॉन के ऊपर होता है ना, सिलिकॉन मेटल कम टेम्परेचर पे ज़्यादा फास्ट एफिशिएंसी हो जाती है। ये पॉइंट क्या है कि वो इसलिए भी हो जाती है कि जब हम जितना ठंडा चले जाते हैं, हम इनफैक्ट सुपर कंडक्टर बना सकते हैं अगर एब्सोल्यूट 0 पे चले जाए तो। ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर हमें देखना है। हाँ, रेजिस्टेंस बचता ही नहीं है। हाँ, वही। समझ में क्यों नहीं आ रहा कुछ भी? तो क्यूबिट्स की प्रॉब्लम ये है कि उसमें यूं क्लॉक साइकिल अप नहीं कर सकते। वहाँ पे मतलब जो नंबर ऑफ ऑपरेशन पर सेकंड वो थाउजेंड्स या ज़्यादा मिलियंस पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता ये बिलियंस पे चले जाए, गीगा में नहीं जाता कभी भी। इसलिए क्वांटम कंप्यूटिंग आज भी स्लो है। हम जब क्वांटम कंप्यूटिंग करेंगे ना, हम देखेंगे कि मतलब इस पर हल्ला बहुत है, लेकिन अभी कम से कम 10-20 साल तक पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि हम उसका कुछ कर पा रहे हो। इट्स सैड दैट इन वाले कंप्यूटर्स तो फास्ट है नहीं नहीं है, इस समय तो बिल्कुल नहीं है। और थ्योरेटिकली भी है कि नहीं, हम इस पर भी डाउट है। लेकिन कुछ टाइप की कंप्यूटिंग हो सकता है वो बेहतर कर पाए, हर टाइप की नहीं। ठीक है, और फिर हम उस कॉन्टेक्स्ट में एआई को भी पढ़ना चाहेंगे। चलो छोड़ो, ये हो गया मोशन। सेकंड चीज़ क्या थी, एक बार देख लें। अरे नहीं यार, मोशन में ही। अरे हाँ, लॉज ऑफ मोशन भी तो हैं। नेक्स्ट इज लॉज। यस, ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी, ये है लॉज ऑफ मोशन। नेक्स्ट इक्वेशंस किसने दिए थे? ये भी न्यूटन की ही हैं। इक्वेशंस भी? हाँ, अब वो इक्वेशन को इतना महत्व नहीं देता था। वो किस चीज़ को महत्व देता था? अपने लॉज ऑफ मोशन को। ठीक है, क्या मेरे को कोई बताएगा 3 लॉज ऑफ मोशन? तो किसी ऑब्जेक्ट आई थिंक पहला तो इलेक्शन में हाँ पहला वाला तो इलेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, क्या? आई थिंक जब तक हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते कोई भी जनरल फोर्स को उसी सेम ही स्टेट में रहेगा। हाँ यूनिफॉर्म मोशन है।
हाँ यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, रेस्ट में नहीं, यूनिफॉर्म मोशन में, अच्छा अच्छा। कांस्टेंट स्पीड पे रहेगा, है ना। और ऑब्वियसली जो यूनिफॉर्म जो ज़ीरो स्पीड है वो कोई ज़ीरो स्पीड नहीं होती, वो हमारे रेफरेंस फ्रेम की बात है। हम ट्रेन के ऊपर है, हमारी ज़ीरो स्पीड है, बट हम फिर भी यहाँ इसके कंपैरिजन में मोशन में, हम अर्थ पे हमारी ज़ीरो स्पीड है, बट सन के रिस्पेक्ट में हमारा कुछ मोशन है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तब तक कांस्टेंट स्पीड रहेगी जब तक उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है। ये इक्वेशन ऑफ मोशन इंडिपेंडेंट ऑफ कॉज ऑफ एक्सेलरेशन था, मतलब हमने लगा दिया एक्सेलरेशन, हमने ये नहीं बताया कहाँ से आया। जब हम ये बताना शुरू करते हैं कि ये एक्सेलरेशन आ कहाँ से रहा है, तब हम क्या बोलेंगे कि हम कहाँ पर आ गए, कि मतलब तब हम लॉज ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है, सारी चीज़ें फोर्स से रिलेटेड है। क्या पहला लॉ लिखो, कि एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी in a state of uniform motion or rest unless applied by an unbalanced force applied, या अच्छा यहाँ पे तो लिखा हुआ अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ, नहीं अनबैलेंस, हाँ अनबैलेंस फोर्स, हाँ एक्सटर्नल में भी ये होता है ना कि नहीं, जैसे भी मैं- सेम लग गया, जैसे सेम लग गया तो हाँ वो तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ अप्लाइड अच्छा शब्द नहीं लग रहा मेरे को, अप्लाइड बाय, चलो अप्लाइड बाय एन अनबैलेंस फोर्स, ठीक है। अनलेस एन अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, ये होना चाहिए था। Unless an unbalanced force is applied, ठीक है, कि एक कोई चीज़ है वो लगातार एक स्टेट ऑफ मोशन में, ठीक है, कैसे, जैसे अर्थ हो गया, ठीक है, सन के अराउंड लगातार एक ही मोशन में है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, ऑर्बिट मतलब चेंज होता है मिलियंस ऑफ ईयर्स में, ठीक है, बट वो भी क्यों होता है, क्योंकि आसपास के जो प्लैनेट्स हैं वो अपनी अपनी ग्रेविटी भी इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। तो अभी अगर हम अगले 10 साल 20 साल देखेंगे मोशन ऐसे ही चलता रहेगा, हल्का सा भी चेंज नहीं होगा। कब तक, जब तक कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड आकर इस पर कुछ धमाका ना कर दे, जिसकी वजह से मास बढ़ जाए, जिसकी वजह से फोर्स चेंज हो जाए। अब क्या है कि अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया ये, ठीक है। अभी तक क्या है, बैलेंस फोर्स है। बैलेंस फोर्स क्या हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ये सन है, ये अर्थ है, अब इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रही है, सन की ग्रेविटी लग रही है ऑब्वियसली, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, क्योंकि अगर खाली सन की ग्रेविटी लग रही होती तो फिर हम गिर जाते अंदर, ठीक है। अर्थ की रोटेशन से भी कुछ, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से ही तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, नहीं जो खुद में रोटेट करता है, एक तो ये उससे कोई फोर्स नहीं लग रहा, वो तो अपनी दूरी पे कर रहा है ना, वो कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है। अच्छा यहाँ पे एक्सटर्नल अनबैलेंस मतलब याद रखना, ठीक है। ये जो अनबैलेंस फोर्स है एक्सटर्नल है इन नेचर, कि आप वो सिंपल कि धागा बांधो एक पत्थर पे, इसे गोल गोल घुमाओ, ये दूर जाने की कोशिश कर रहा है, हाँ मतलब कि किसी बच्चे को यूँ किकली करो, वो दूर जाने की कोशिश कर रहा है, एक दूसरे ये वाला एग्जांपल ज्यादा है ना। तो कोई दूर वो है ना कि अगर आप गोल गोल घूमते हो बाहर गिरने की कोशिश होती है। ये जो फोर्स है ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल, ये एक स्यूडो फोर्स है इनफैक्ट। सेंट्रीपिटल, इसका अब हम देखो, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, ये रियल फोर्स है। सेंट्रीपिटल को हम देखेंगे कि उसका एक स्यूडो फोर्स है। स्यूडो फोर्स कैसे, कि हमने धागे से पत्थर बांधा, उसको गोल घुमाया, अब इसको आइडियली बाहर जाना चाहिए, बट ये बाहर क्यों नहीं जा रहा है, धागे से बंधा है, तो धागा कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो जितनी फोर्स वो बाहर लग रही है उतनी अंदर लगनी चाहिए, तभी वो कांस्टेंट मोशन पे जाएगा। टेंशन होगा ना, वो टेंशन है, बट है ना। तो ये जो है वो है सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल स्यूडो है या रियल? सेंट्रीफ्यूगल एक्चुअली स्यूडो फोर्स है, सेंट्रीपिटल रियल है, ठीक है, क्योंकि वो वाकई में किसी ने लगाया, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली किसी चीज़ ने फोर्स लगाया नहीं है, खुद के मोशन की वजह से आ रही है।
सेंट्रीफ्यूगल वाली। किसी धागे को धीरे कर देंगे तो वो अंदर अंदर की साइड हो जाएगा। नहीं, इस तरह सोचो कि एक्चुअली पता है क्या है, हाँ चलो सीडो फोर्स इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि वो वाकई में किसी चीज़ ने नहीं लगाई, ठीक है। ये जो बाहर वाली फोर्स है, ये कैसे आई है फोर्स कि इस तरह सोचो कि हम एक सर्कल में जाना चाह रहे हैं, हम इस डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं, बस कोई चीज़ है जो हमें उस डायरेक्शन में नहीं जाने दे रही। आप समझ रहे हैं कि अगर आप यूं अर्थ जो है सन के अराउंड चक्कर लगा रहा है ना, अज्यूम करो कोई फोर्स नहीं थी तो वो सीधे जाती रहती, ठीक है। यूं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ आते ही सन गायब हो गया, सीधे जाएंगे ना। इनर्शिया ऑफ मोशन लग सकता है इसमें कि मतलब वो स्ट्रेट लाइन में जाने की कोशिश कर रहा है, बट हाँ। फोर्स लगा रहे हैं हाँ तो y की तरफ जा रहा है, लेकिन नहीं x की तरफ जा रहा है, y की तरफ फोर्स लगा रहा है, तो x में तो है वो फ्रेम, हाँ y की तरफ फोर्स है तो गोल गोल घूम रहा है। हाँ, ये एग्जैक्टली यही चीज़ है, ठीक है। नहीं इसमें एक्स वाई मत लाओ, ठीक है, अपने आप को कंफ्यूज मत कर लेना। बट हाँ आप समझ रहे हो क्या कि ये चीज़ सीधे जाने की कोशिश कर रही है, बट कोई चीज़ इसको रोक के अंदर ला रही है ना। इसको जाना था उधर, और ये क्या है, ये जो क्रिएट हुआ है ना, ये कि हल्का सा ये उस साइड जाना शुरू हो गया है ना, कि ये इसी सर्कल को हम बड़ा कर देते हैं कि जाना था इसको यहाँ और ये जाना शुरू होगा यहाँ, तो ये कोई तो फोर्स लगी जिसकी वजह से ये हुआ है ना। तो ये जो मोशन है ना कि ये अंदर की तरफ जो फोर्स लग रही है जिसकी वजह से ये ऐसा आ गया है ना। इसको कहने का मतलब क्या है कि ये फोर्स ये नहीं है कि ये बाहर जाना चाह रहा है, ये फोर्स ये इस लाइन पे रहना चाह रहा है, अपने इनर्शिया में रहना चाह रहा है। अब क्योंकि वो इस लाइन पे नहीं रहना चाह रहा और किसी चीज़ ने ये फोर्स पुल करके यहाँ कर दिया, तो वो बाहर की तरफ का एक फोर्स महसूस हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब अगर मैं इस लाइन पे था और कांस्टेंट, और मेरे रेफरेंस से मैं एकदम रेस्ट पे था, और फिर कोई मेरे को यूं अंदर खींचना शुरू कर दे, है ना, तो मेरे को अब क्या कि ऐसा है ना कि जैसे ये है, मैं इसको हाथ को हल्का सा मतलब एकदम से यूं पुश करूं तो ये चीज़ इस साइड रह जाएगी, है ना। मैं अगर इस हाथ को यूं करके पुश करूं तो ये चीज़ पीछे ही रह जाएगी। एकदम वैसे ही हो रहा है, कोई चीज़ इसको अंदर पुश कर रही है, वो चीज़ वहीं रहना चाह रही है, जो ये वहीं रहना चाह रही है, मतलब ये बाहर रहना चाह रही है। ये वाला जो फोर्स है इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ये अपने कांस्टेंट रेस्ट के मोशन पे रहना चाह रहा था, जो अर्थ है कांस्टेंट रेस्ट के मोशन पे रहना चाह रहा था, लेकिन किसी चीज़ ने अंदर खींच लिया, ठीक है। तो क्या है, एक बाहर का मोशन लगा, इस बाहर के मोशन को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगल। नहीं, ये एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, मतलब जो हमारे जो ग्रेविटी ना उसके अपोजिट में लगता है, हमारे मोशन के टेंजेंशियल लगता है, मतलब मोशन टेंजेंशियल है, मोशन के परपेंडिकुलर लगता है, ठीक है ना। क्यों, हमारा मोशन ये था और मोशन चेंज कैसे हुआ है, इस डायरेक्शन में, उसके अपोजिट में लग रहा है एग्जैक्टली उतना ही फोर्स, ठीक है ना, इमेजिन हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लिखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is proportional to the applied unbalanced force. हाँ, ठीक है, एंड ऑब्वियसली सेम डायरेक्शन में, ठीक है। डायरेक्शन को देखेंगे हम थोड़ी देर में, पहले समझते हैं क्या है हमारा ये जो क्या कि चेंज इन मोमेंटम। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट यहाँ पर आता है मोमेंटम क्या है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी किसी चीज़ का।
ठीक है, क्या कि कोई भी चीज़, एक बहुत हल्की चीज़ भी अपने कांस्टेंट मोशन में रहना चाह रही है, बहुत हैवी चीज़ भी अपने कांस्टेंट मोशन में रहना चाह रही है। अब कितना रहना चाह रही है अपने मोशन में, इस पे डिपेंड करेगा कितना मास है, कितनी वेलोसिटी है। ज़्यादा मास है, इसके मोशन को चेंज करना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है कि मास इनटू वेलोसिटी वो सम है जिसको हमें चेंज करना है। एक्चुअली खाली वेलोसिटी को चेंज नहीं करना। जब फोर्स की बात आती है तो मास भी एक एक्सटर्नल, मतलब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो हमें क्या चाहिए, हम मोमेंटम किसको कहते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, अब मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये क्या कह रहा है फॉर्मूला कि जो हमारा सेकेंड लॉ है, सेकेंड लॉ क्या कह रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो फोर्स क्या है कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नाम देते हैं अभी के लिए। ठीक है, कि फोर्स कितना लगा, इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब m इंटू वी, आपकी फाइनल m इंटू वी कर देते, चलो ठीक है, ये ठीक है। और ये रेट ऑफ चेंज है, ये कुछ टाइम में हुआ ये सारा काम। ठीक है, अब आपकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी रही होगी, रेट ऑफ चेंज क्या है, यहाँ पे एक डेल्टा भी लगा देते हैं, चलो ठीक है। और डेल्टा टाइम को हम t लिख देते हैं, 0 से लेकर t तक गए। ठीक है, डेल्टा, अब मास तो है कांस्टेंट, चेंज क्या हो रहा है एक्चुअली v। ठीक है, तो v को हम यू लिखना है, डेल्टा v को, ये डेल्टा v है। ठीक है, डेल्टा v माइनस यू लिखना। चेंज इन वेलोसिटी कैसे हुई, u से लेकर v तक गई थी, इनिशियल से फाइनल। ठीक है, क्या आपको पता है v माइनस यू बाई टी क्या होता है। एक्सीलरेशन। ठीक है, तो ये जो लॉ है वो हमें ये बताता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सेलरेशन। ठीक है, हमें क्या महसूस होता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से भी जाएंगे ना और कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, हमारी बॉडी महसूस नहीं करेगी। क्यों, कांस्टेंट मोशन है हमारी बॉडी, या जितनी भी बॉडीज होती हैं उस सेंस में स्पीडोमीटर नहीं होती, एक्सेलरोमीटर होती हैं। ठीक है, हमें ये नहीं पता लगता कि हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, हम सो जाएं 160 से चल रही है ट्रेन, कुछ नहीं पता लगेगा। कब पता लगेगा, जब लगेगी ब्रेक या वो एक्सेलरेट कर रही होगी। हमारी बॉडी है एक्सेलरोमीटर। क्यों, जब एक्सेलरेशन होता है तो फोर्स लग रहा होता है, इसलिए हमें क्या महसूस होता है, हमें महसूस होता है फोर्स। ठीक है, और फोर्स होता क्या है, वो एक्चुअली एक्सेलरेशन से आ रहा है। ठीक है, और जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन, सॉरी, जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वो एक्सेलरेशन अचीव करने के लिए, है ना। पुश या पुल, हाँ ठीक है। तो सेकंड लॉ है हमारा ये। ठीक है, सेकंड लॉ से हमें ये निकल कर आ रहा है। ठीक है, फिर थर्ड लॉ लिखिए। नहीं नहीं, अरे यार, ये तो फेमस है यार, मोस्ट फेमस। एक्शन रिएक्शन है ना। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये लॉ है, फिर न्यूटन ने क्या बोला, फोकस एरिया बोली थी उसमें। यही तो है, ये न्यूटन की तो है। क्या ऐसी बात हो रही है, मैं नहीं खेल रही। ये न्यूटन की तो लॉ कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे हैं। हमने भी लॉ ऑफ मोशन क्यों लिखवाया? लॉ तो ये न्यूटन नहीं दिए हैं, पूरा नाम ये है। न्यूटन ने ये लॉ ऑफ मोशन दिए हैं 3। क्या, मैं नहीं खेल रही, मैं नहीं पढ़ा जा रही। कितनी कंफ्यूजन हो रखी है। चलो देखो, तो ले रही हूँ संन्यास। दुनिया में फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसा हो सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट को इतना एक्सेलरेट करें हम कि उसका मास डिप्लीट होना शुरू हो जाए, एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए। हम रिलेटिविटी पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो वो उसमें नहीं आता। वो क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स के बीच की चीज़ है एकदम, इसके लास्ट में पढ़ेंगे। सही बात है, जब हम क्लासिकल फिजिक्स है ना, इसके लास्ट में यहाँ पे रिलेटिविटी भी पढ़ लेंगे। मुझे तो मिल गया। ठीक है, ठीक है। चलो
अब करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट मोशन से रिलेटेड ग्रेविटेशन। अब होता है प्लैनेट का असली मीनिंग क्या है? प्लैनेट से है एक शब्द, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो शब्द है वो एक शब्द है प्लैनेटे। प्लैनेटे का मतलब है वॉन्डरर्स, सुना है? बट इसका तो करेक्टरिस्टिक होता है ना कि क्या? किसी प्लैनेट को हम कंसीडर, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट कैसे कंसीडर। हाँ वो सब ठीक है, बट इनिशियली वो तो आज की साइंटिफिक डेफिनेशन है ना। किसी ज़माने में क्या था कि मतलब प्लैनेट क्या था, अब क्या कि हमें तो यहाँ से पता लग रहा है, हमें क्या पता हेलियोसेंट्रिक मॉडल है या जियोसेंट्रिक मॉडल है या कुछ और सेंट्रिक मॉडल है। हाँ ठीक है, उनको क्या दिखाई देता था? उनको ये दिखाई देता था कि सन है वो यहाँ से उगता है यहाँ तक जाता है, मून है यहाँ से उगता है यहाँ तक जाता है। प्लैनेट्स का पता लगाना बड़ा मुश्किल है। वो क्या करते हैं, पहले यूँ जाते हैं, फिर यूँ जाते हैं, फिर यूँ जाते हैं, तो उनको वॉन्डरर्स कहते थे। अब ऐसा होता क्यों था कि ये हमारा, मान लो ये हमारा ये अर्थ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि मार्स मान लो इस तरीके से ये चल रहा है, मिलेगा क्या आपको कि मार्स और थोड़ा सा धीरे चल रहा है, ये चीज़ यहाँ आ गई, मार्स अभी भी यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ आ गई, मार्स अभी भी यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ आ गई, मार्स अभी भी यहाँ पर है, ये चीज़ यहाँ आ गई, मार्स यहाँ पर है, ये चीज़ वापस यहाँ आ गई, मार्स यहाँ पर है, फिर ये चीज़ यहाँ आ गई, मार्स यहाँ पर है। हो क्या रहा है कि पहले इनको इस डायरेक्शन में दिख रहा है, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में, फिर इस डायरेक्शन में। अब ये वापस पीछे जाना शुरू हो गया। पहले ये आगे जा रहा था, अब ये वापस पीछे जाना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि अर्थ आगे तेजी से जा रहा है। तो हमें आसमान में क्या दिखता था? पहले ये आगे गया, फिर ये पीछे चला गया, फिर ये आगे चला गया, और फिर पूरा चक्कर मार गया, फिर आगे, फिर पीछे। हमें वॉन्डरर की तरह दिखते थे ये, ठीक है। वो जो हम वो एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं ना, इस ग्रह में ये प्लेनेट है, वो वहाँ पे भी रेट्रोग्रेड होता रहता है कि पहले आगे ग्रह में चला जाता है, फिर पिछले ग्रह में आता है, फिर आगे ग्रह में पूरा चक्कर मार के आता है, ठीक है। तो हमने बहुत एंशिएंट टाइम से नोट करना शुरू कर दिया था कि नाइट स्काई कैसा दिख रहा है, ठीक है। उन टेबल्स को यूज़ करा एक बंदे ने जिसका नाम था केपलर, ठीक है। और केपलर और न्यूटन और कई सारे लोग थे जिन्होंने ये सोचना शुरू करा कि देखने में ऐसा लग रहा है, और ये जो इंट्यूशन था उनको आ गया कि यार ये जो रेट्रोग्रेड है ना, इस वजह से भी हो सकता है कि सन हो हर चीज़ के सेंटर में, और अर्थ भी घूम रहा हो और बाकी प्लैनेट्स भी घूम रहे हो, यानी कि अर्थ अपने आप में कोई प्लैनेट हो। और जो रेट्रोग्रेशन हो रहा है इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। कि हमें क्या है कि नाइट स्काई में सन यूं जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन प्लैनेट्स यूं जाते हुए दिखाई देंगे। ये जो पीछे आ रहे हैं इसको कहते हैं रेट्रोग्रेड ऑर्बिट। क्या? हाँ वो गैलीलियो ने बनाया था, बेटर। हाँ नहीं, बट हमें ये रेट्रोग्रेड देखने के लिए टेलीस्कोप की ज़रूरत नहीं थी। हाँ नहीं, हाँ वो नहीं, आज भी ज़रूरत नहीं। आपको क्या लग रहा है टेलीस्कोप से दिख जाएगा? धुआं तो चाहे हमारी आंखों के लिए हो, टेलीस्कोप के लिए भी धुंधला सब कुछ दिख रहा है ना। इनफैक्ट और ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है? लाइट पोल्यूशन। हाँ तारे नहीं दिखते, ऐसा नहीं है। हाँ आप कुछ कह रहे थे अभी? अच्छा ठीक है। तो क्या है कि ये जो ऑर्बिट्स हैं बहुत टाइम से लोगों ने नोट कर रखी थी। इन जैसे लोगों ने ये अज्यूम करना शुरू कर दिया कि हो सकता है सन सेंटर में हो, ठीक है। हम गलत सोच रहे हो कि हम यहाँ स्थायी रूप से बने हुए हैं और ऊपर कुछ बस ऐसे चल रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है हम ही घूम रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अज्यूम करना शुरू हो गई बहुत टाइम से, खाली इंडिया में नहीं, बाहर भी, मतलब बाहर भी नहीं, इंडिया में भी। तो केपलर ने तीन अपने लॉ दिए थे, ठीक है। केपलर्स लॉ लिखिए। नहीं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है। उसने ये जो टेबल्स हैं, टेबल्स को नोट करके ये दिखा दिया क्या
सबसे पहला लॉ था ये कि द ऑर्बिट्स ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स with sun at one of its focus. Ellipse होता क्या? फोकस नहीं फोकस तो इट्स फोकस, वन ऑफ इट्स फोकस. व्हाट इज इलिप्स? कैसे हम, अगर हमें इलिप्स बनानी हो कैसे बनाए बताओ? सर्कल हाँ सर्कल खींच सकते हैं. ओवल जो ऐसे हॉरिजॉन्टल हैं? एक कौन? ओवल जो हॉरिजॉन्टल है ऐसा कुछ. ये सर बोला कि एक गाय को दो फोटो से बांध के रस्सी को ऐसे ऐसे घुमा के हाँ. हाँ ये भी है. ठीक है, तो उसी तरीके, हाँ ये ज़्यादा अच्छा तरीका है क्या कि हमने दो पैग्स लगाए, ठीक है, और ये एक स्ट्रिंग बांधी और स्ट्रिंग को कर दिया स्ट्रेच यूं करके, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को यूं करके हम घुमाना शुरू जब करेंगे तो हमें एक इलिप्स मिल जाएगा. ठीक है. अब इलिप्स की अच्छी बात क्या होती है कि जो सेंटर पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता होता है ना इसमें सर्कल के, सेम इक्वेशंस एग्जैक्टली इलिप्स पे भी चल जाती हैं. ठीक है. अब ये मैथमेटिकली हमें पता था उसके ज़माने में, उसने ये कह दिया कि जो सन है वो एक फोकस पर है. और वो उसको कैसे पता लगा? वो कह रहा है कि कभी, मतलब ऐसा होता है कि जो प्लैनेट्स हैं वो कभी तेज़ी से निकल जाते हैं, कभी पास से निकल जाते हैं. या अर्थ है वो जब जो नियर वाले पॉइंट पर होता है वो ज़्यादा तेज़ी से निकल जाता है, और दूर जब होता है तो धीरे से निकलता है. ठीक है. वो उसको अपनी टेबल से समझ आ रहा था. ठीक है. बेशक उसने इसमें मैथमेटिक्स और आगे लगाकर न्यूटन के लॉज नहीं लगाए होंगे. ठीक है. केपलर हल्का सा पहले आया था न्यूटन के, बहुत हल्का सा, दोनों कंटेम्पररी हैं. हाँ जो भी है, मतलब ये सारी चीज़ें देखने के 1000 तरीके हैं हमारे पास. बट वो जो शेडो से हम मेजर करेंगे ना, वो हम डिस्टेंस मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना. और मतलब राउंड हाँ, तो अब क्या है कि उससे, और डिस्टेंस हम क्या मेजर कर रहे हैं, वो कितना राउंड है और ये सब, ये तो हमें पहले से पता था, बहुत पुरानी है ये, 2000 साल पुरानी थ्योरी है कि अर्थ राउंड है, शेडो से जो हमें पता लगा है. ठीक है. ये कुछ और है. So, यूरोपियंस को तो बाद में पता लगा. नहीं, वहाँ पे भी जो ज़्यादा बेहतर समझते थे वो ज़्यादातर लोगों को पता था कि अर्थ राउंड है. So, हमने तो जला दिया जब हाँ जो भी है. ठीक है. तो नेक्स्ट लिखो. The line joining the planet and the sun sweeps equal area in equal amount of time. Equal area in equal amount of time. क्या कि द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया, स्वीप्स इक्वल एरिया, ये एरिया स्वीप करा. ठीक है. अगर इतने एरिया को स्वीप करने के लिए, इस एरिया को स्वीप करने के लिए उसे टी टाइम लगा, तो टी ही टाइम लगेगा उतने ही एरिया को यहाँ स्वीप करने के लिए. ये दोनों सेम है. मतलब वेलोसिटी चेंज होगी. मतलब क्या है कि जो सन के पास जब हम अर्थ घूमेगी तो तेजी से जाएगी, और दूर जब घूम रही होगी तो धीरे से जा रही होगी. उसका कोई प्रूफ दिया है उसने? या बस नहीं, उसने टेबल से निकाल कर दिखाया, उसका प्रूफ न्यूटन ने दिया. हाँ सेम आ रहे हैं एग्जैक्टली. और ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब इंट्यूशन आपका क्या कह रहा है? मतलब यहाँ तेज चल रहा है, यहाँ धीरे चल रहा है. क्या लॉजिकली ये सही है? क्या सन के पास तेज चलना चाहिए? क्यों चलना चाहिए तेज? नहीं, लॉजिकली सही है. क्यों? अब ये बताओ कि जब यहाँ हम पास हैं सन के तो ग्रेविटी कम होगी ज़्यादा होगी, तो उतनी ज़्यादा ग्रेविटी को बैलेंस करने के लिए अर्थ की स्पीड तेज होनी चाहिए या कम? क्योंकि जितना तेज उतना ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बैलेंस भी तो करना है वरना तो गिर जाएंगे अंदर. तो यहाँ पे जब पास होते हैं तो वो अर्थ चलता है तेज, खुद बैलेंस करता है. कि ऐसा होता है, ये सन है,
ऐसे। कोई गिर के चल रहा होता है। नहीं, कोई कॉन्शियस थॉट नहीं है, ये फिजिक्स कह रही है, वो गिरेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से वो यहाँ आ रहा होगा ना, उसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि सन के और पास आ रहा है वो। एक तो इस डायरेक्शन में मोशन भी है और सन भी इस डायरेक्शन में खींच रहा है, कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जो उसको और तेज कर रहा है यहाँ तक आते आते। इस वजह से ऐसा हो रहा है। इस तरह सोचो कि याद है कि हम क्या करते हैं कभी कभी जब सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे होते हैं, है ना, तो उसका एपोजी और पेरिजी होता है। हम कभी कभी बहुत बड़ा ये ले लेते हैं ओवल, ठीक है। हाँ, ये ऑटोमेटिकली ओवल क्यों बन जाता है, ठीक है। और ये आपको बता दूं कि जितने भी इलिप्सेस होते हैं, ये भी एक इलिप्स है, जितने भी इस टाइप के मोशन हो सब इलिप्स होते हैं। इसके एक फोकस पे अर्थ होता है, एक फोकस खाली होता है, ठीक है। जब ये मोशन होगा क्या कि ये अर्थ की तरफ आ रहा है ना, ये सैटेलाइट इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना। जब जिस डायरेक्शन में वो आ रहा है लगभग उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। समझ रहे हैं? यहां पर अपने आप ये तेजी से जाएगा और फिर वहां पे धीरे हो जाएगा, फिर तेजी से जाएगा, फिर धीरे हो जाएगा। हाँ, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो रही हैं, कोई कॉन्शियस थॉट नहीं है। स्लिंग शॉट है ना। यहाँ एकदम से आया और ये स्लिंग शॉटिंग हो गई उसकी, ठीक है। यहीं पे हमने और तगड़ा एक्सेलरेशन दे दिया, हो सकता है ग्रेविटी को छोड़ के भाग जाए। हाँ, होता है ऐसा, हम करते ही हैं। हम जब हमें कोई चीज़ मून तक पहुंचानी है, हम इस टाइप के ऑर्बिट में डालते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पे जैसे ही आता है हमारे सारे रॉकेट पीछे को हम फायर कर देते हैं और ये मून पे चला जाता है। हाँ, उसमें तो हमने 4-4, 5-5 प्लेनेट से स्लिंग शॉट लिए हैं। क्या? अच्छा, ओके, ये हैंग हो गया मेरे हिसाब से, है ना। कुछ समझ नहीं पाया। इसको क्या हो गया भाई? ओह माय गॉड, ये तो हैंग हो गया। चलो थर्ड लिखो तब तक। The cube of the mean distance, cube power 3, the cube of the mean distance of a planet from the sun is proportional to the square of time. हाँ, अब सही है। ठीक है। कोई इसका मतलब क्या है कि ये जो चीज़ आ रही है ना, ये एक्चुअली एरिया से ही कहीं से आ रही है कि कितना एरिया इसने कितने टाइम में स्वीप करा, ठीक है। कि क्यूब की डिस्टेंस मतलब इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का अंतर, ठीक है। ये हो गया डिस्टेंस, ठीक है। इसका क्यूब करो, वो स्क्वायर ऑफ टाइम के बराबर हुआ, ठीक है। अब इसको प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल है कैलकुलस की मदद से, लेकिन कैलकुलस से प्रूव हो जाता है। न्यूटन ने यही सारे लॉज को अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया, ठीक है। एक लॉ बनाया उसने, ये 3 लॉ पकड़े और इन तीनों लॉ से क्या एक प्रिंसिपल बना दिया, निकल कर आ रहा है जो। और जब इसको रिवर्स में अप्लाई करेंगे, ये तीनों केपलर लॉज ऑफ मोशन प्रूव हो जाएंगे अपने आप ही, ठीक है। तो ये जो मोशन का इसने लॉ बनाया न्यूटन ने, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो लिखते हैं हम, ठीक है। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या? नहीं, लेते नहीं है, ये नोट हुआ टेबल से, ऑब्जर्वेशनली, ठीक है। ओवर दी हंड्रेड्स ऑफ ईयर जितने भी वहाँ के प्लानिटरी फिजिसिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने अपनी डायरीज में नोट कर रखा था डेटा, ठीक है। और जब भी कोई बड़े एस्ट्रोनॉमर से कोई छोटा एस्ट्रोनॉमर मिलता था, जैसे हमारे यहाँ ना ग्रंथ कॉपी होते हैं, हैंड
से, है ना, वैसे ये कॉपी हुआ करते थे। कॉपी होकर जब केपलर के पास पहुंचे, उसने उसकी मदद से ये बताया कि देखो ये रिलेशनशिप स्टैंड कर रहा है ना, और वो सारी साइंटिफिक कम्युनिटी में दे दिया, ठीक है, लिखकर। जब न्यूटन के पास ये आया, उसने कहा यार ये जो रिलेशन स्टैंड कर रहा है ना, इससे बड़ा रिलेशन मैं एक दिखाता हूँ, अगर ये रिलेशन ट्रू है तो ये सारे अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन लिखो कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ग्रेविटेशनल, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, हम अज्यूम करेंगे हर ऑब्जेक्ट उस जमाने में क्या था कि मास था उसमें, है ना, जरूरी नहीं है अब इस समय हर चीज में मास हो, ठीक है। तो खैर, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स with attracts every other object with a force which is directly proportional to the product of their masses. Multiplication of their masses, and inversely proportional to the square of distance between them. ये तो हैंग ही कर गया एकदम ही, क्या इसको मैं बंद कर दूं? ठीक है, तो एफ, एक इक्वेशन लिखो, उसके नीचे एफ इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल का साइन पता है सबको, है ना, एफ, हाँ, एल्फा जैसा, एफ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम छोटा एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर, या M1 M2 हाँ अपॉन आर स्क्वायर, M1 मल्टीप्लाई M2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, कैसा भी कर लो, मर्जी है तुम्हारी। ठीक है, और उसके नीचे हमें लिखना है, जब ये टेबल्स बनाई गई, ठीक है, फिर उसने जब ये फॉर्मूलेज दोबारा डाले, ठीक है, तो बार बार क्या निकल कर आया कि अगर वो जो मास अज्यूम कर रहा है उन प्लैनेट्स का, जब उन मासेस को डाल देगा अपने इक्वेशन में, तो फाइनली क्या निकल कर आएगा, वो जो कांस्टेंट है वो क्या है, वो है कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, तो किस चीज से बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये प्रोपोर्शनल है ना, इस प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल बनाने के लिए हमें किस कांस्टेंट से बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इस कांस्टेंट को निकालना बहुत आसान है कि हमें ये पता है कि ये नेग्लिजिबल मास है, ठीक है, बट हमें पता है इसका मास कितना है, और उसने क्या करा है कि सन का मास कुछ अज्यूम करके निकाल लिया है, अर्थ का मास कुछ अज्यूम करके निकाल लिया है, ठीक है, अलग अलग प्लैनेट की मदद से उनका मास निकाल लिया है, हमें बहुत सारे मास पता लग गए, इंक्लूडिंग न्यूटन को अब ये पता लग गया है कि अर्थ का मास है क्या, ठीक है, इन इक्वेशंस की मदद से, क्योंकि उसने डाला और कुछ मास निकल कर आया, ठीक है। अब उसको जब मास पता है, तो अर्थ का मास पता है, इसका नेग्लिजिबल मास पता है, इसको जब हम ड्रॉप करेंगे किस एक्सेलरेशन से ड्रॉप हो रहा है, ये मास, ये उसको पता है ना, तो ये फोर्स पता लग गया इस पर क्या लग रही है, और उसको फोर्स पता है, अर्थ का मास पता है, इसका मास पता है, ठीक है, हमें डिस्टेंस भी पता है। डिस्टेंस कैसे पता है कि हमने अर्थ के ऊपर जगह जगह सन की शेडो लगाकर देखा कि कितना टिल्ट बन रहा है, उस समय ये पता लग गया कि सन के कंपैरिजन में हमारा रेडियस कितना होगा, ये डायमीटर कितना होगा, ठीक है, ये भी उस समय के मैथमेटिशियंस को पता था, हमें रेडियस भी पता है अर्थ का। अब हम सारी चीज़ें जब हम फिट कर देंगे तो एक कांस्टेंट निकल कर आएगा, वो कांस्टेंट क्या है जी, ठीक है, तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिखो,
एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये निकल कर आया। और हमने क्या करा कि हमें ये भी पता है, ठीक है, एफ ये कैसे पता फोर्स कि इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स पता है हमें। ये भी पता है हमारे इस ऑब्जेक्ट का मास, ये भी पता है सन का मास, ये भी पता है कि अर्थ का टोटल, ये आर क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। जो अर्थ है उसका मास एकदम सेंटर पर है, जो हमने ये एक्सपेरिमेंट करा एकदम रेडियस पे करा, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स कितना हो गया, ये आर, रेडियस ऑफ अर्थ इसमें डाल दिया, ठीक है। जब सब कुछ डाल दिया हमें क्या निकल कर आया कि अभी भी इस पूरी इक्वेशन को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उस कांस्टेंट को हमने कैपिटल जी नाम दे दिया, बस यही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अब ये इक्वेशन सही हो जाती है। और इस तरीके से न्यूटन ने एक फॉर्मूला निकाल दिया, एक नया कांस्टेंट निकाला, ठीक है। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट लिख दो। व्हेन वी, आप ये लिख सकते हो कि व्हेन वी remove the proportional sign we have to multiply the equation with a constant g। अगर हम सर फोर्स किसी और सिस्टम की निकालना चाहें, मतलब अदर देन द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, किसी और सिस्टम का, तो जी रहेगा उसमें भी हर जगह ये जी यही है, जी चेंज नहीं हो रहा हर चीज़ में। मतलब क्या है कि उसने एक यूनिवर्सल लॉ निकाल दिया। फिर उस जब एक बार ये मिली है ना, ये बड़ी एक्साइटिंग चीज़ थी। अब क्यों? क्योंकि अब इस जी को लगाकर वो किसी दो प्लैनेट के बीच में क्या फोर्स हो रहा हो वो निकाल सकता है, ठीक है। और ये फॉर्मूला हर चीज़ पे लगा दिया, सारे प्लैनेट्स की जितनी भी ये ऑर्बिट थी वो टेबल्स के साथ एग्जैक्टली मैच कर गए, है ना। तो कहने का मतलब है उसने एक लॉ निकाला और उसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, पुराने एक्सपेरिमेंट है, सबको पता है ये आंसर ट्रू निकल कर आ रहा है। बस एक प्लेनेट नहीं सेटिस्फाई कर रहा था, बताओ कौन सा? नहीं, प्लूटो तो सबसे तगड़ा कर रहा था। प्लूटो एक्चुअली क्या है उस समय पता भी नहीं था। मर्क्यूरी नहीं कर रहा था सेटिस्फाई किसी वजह से, ठीक है। और वो जो प्रॉब्लम है वो मतलब इसको सॉल्व करते हैं कौन बाद में? आइंस्टाइन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पास में ना आप सन के हैं? हाँ, इतनी लेट क्यों? मतलब लोगों ने क्या करा कि ये एक्सप्लेन करने के लिए कि बार बार मर्क्यूरी आगे क्यों निकल जा रहा है, पीछे क्यों रह जा रहा है हमारे डेटा से, लोगों ने सोचा हो सकता है उसके आसपास एक और कोई प्लेनेट हो जो हमने अभी तक ना देखा हो। सारे टेलीस्कोप खराब कर लिए, कुछ नहीं मिला, ठीक है। और भी मिसमैच इसलिए हो रहा था क्योंकि जो ग्रेविटी, न्यूटन के लॉ की ना सिर्फ एक प्रॉब्लम है, क्या? वो ये बता रहा है कि चीज़ें ऐसे चल रही हैं, ऐसे क्यों चल रही हैं ये नहीं बता रहा। ग्रेविटी का खुद का ओरिजिन क्या है वो नहीं बता रहा ना। वो आइंस्टाइन आगे बताएगा क्या कि स्पेस टाइम ही रैप हो जाता है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है, ठीक है। लाइट ही बेंड हो जाती है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। फिर उसके बाद इससे उसने ग्रेविटी का खुद का रीज़न बताया, और फिर जो इसका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है ना, इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करा एक फैक्टर के साथ। तो वो उसको मॉडिफाई करा तो एग्जैक्टली सेम चीज़। इनफैक्ट 1906 में उसने 3 पेपर लिखे थे, ठीक है। एक तो ये वाला हो गया, हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह। इसमें एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी लिखी थी, वो 1908 में लिखी थी, और वो और ज़्यादा बड़ी थ्योरी थी। जिस साल उसको नोबेल प्राइज़ मिल रहा था ना, उससे जस्ट पहले किसी ने ये प्रूव कर दिया कि ये जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये भी सही है, ठीक है। और वो कैसे प्रूव करा कि उसने फार्मूले लिखे, ठीक है। और फार्मूले लिखने के बाद क्या कहते हैं, ये बताया कि जो लाइट है, लाइट अपने आप में, ये मान लो स्टार है, वो सॉरी ये हमारा सन है, और पीछे कोई गैलेक्सी है, ये मान लो कोई गैलेक्सी है। अब ये गैलेक्सी की जो लाइट है सन की वजह से बेंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ सीधी आई और उसके बाद यहाँ पे बेंड हो गई और हमें दिखाई दी, ठीक है। असलियत में ये गैलेक्सी होनी चाहिए, मतलब यहाँ कहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें दिखाई देगी यहाँ पर, है। हाँ हाँ, वही एग्जैक्टली।
ठीक है, तो दिखाई देगी हमें वहाँ पर। अब ये देखें कैसे, हम जब सन के आसपास देखते हैं तो कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? इतना ब्राइट है सन। इसके लिए एक इक्लिप्स का इंतज़ार करा गया। जब इक्लिप्स का इंतज़ार करा गया, सन की लाइट ख़त्म हो गई। अब उसने जो प्रेडिक्ट करा था कि ये फला गैलेक्सी इस तारीख को, मतलब इस समय न्यूयॉर्क के ऊपर या इस हिल के ऊपर इक्लिप्स आएगी। जब इक्लिप्स आएगी तो वहाँ का नाइट स्काई उस जगह पे ये गैलेक्सी दिखाना चाहिए, पर ये गैलेक्सी हल्का सा इतनी शिफ्टेड दिखाएगा। अगर इतना शिफ्ट आपको दिखाई दे गया, मतलब मेरे फॉर्मूले ट्रू हैं। किसी एक होनहार एस्ट्रोनॉमर ने जाकर एक हिल पे ये देख लिया, एग्जैक्ट मेजर करी कि गैलेक्सी कितनी शिफ्ट दिखाई दे रही है, एग्जैक्टली उतनी शिफ्टेड दिखाई दी। ठीक है, तो मतलब प्रूव हो गया। ऑल टाइम की थ्योरी से और prove कर दी। हाँ, ऐसा ही होता है। इसको थ्योरी कहते हैं, लॉ के लिए। हाँ, लॉ ही है कोई। इससे पहले थ्योरी थी। प्रेडिक्शन होगा ना, थ्योरी में तो कोई ऐसा वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये जो मतलब अब हम कह रहे हैं कि भाई यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बट वो भी अपने आप में यूनिवर्सल नहीं है, उसको भी आइंस्टाइन ने तोड़ दिया। तो लॉ का कोई मतलब नहीं बचा। अब हम वो एक मतलब कल्चरल टर्म हो गई है लॉ, कि किसी ज़माने में लॉ बोलते थे जो बहुत बड़े फिजिक्स के लॉ हो जाते थे। ठीक है, अब इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई। अब हम एक काम करते हैं, वर्क एंड एनर्जी करते हैं। क्लिक ऑल। मैं पूरा फिजिक्स मोड में आ गया हूँ, एंड की जगह डॉट प्रोडक्ट डाल रहा हूँ यहाँ पे। एंड एनर्जी। ठीक है, वर्क क्या है? अभी नहीं, वो तो एनर्जी है। वर्क क्या है? डिस्प्लेसमेंट कुछ था तो ऐसे एग्जांपल याद है मुझे। हाँ, क्या? वही कि अगर तुम एक जगह पे तुम लेके बस खड़े हो ना, हाँ। तुम कोई वर्क नहीं कर रहे। हाँ, उसके ऊपर कोई वर्क नहीं कर रहे। वर्क मतलब कुछ मिल गया क्या उसको? मतलब क्या है कि मैं यूँ मोबाइल को यूँ लेकर खड़ा हूँ, इसका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई क्या? ये अभी यहीं से मतलब चाहे जितना कर लूँ उतनी पोटेंशियल से गिरेगा, है ना। मैंने अगर यूँ कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो गई अब, है ना। मैं इस चीज़ के ऊपर कितना काम कर रहा हूँ, है ना। इसको अगर यहीं रखा हुआ है, मैं कितना भी फोर्स लगा लूँ, अगर ये नहीं जा रहा है, मैंने इसका कोई स्टेट ऑफ मोशन, मतलब इसके स्टेट में कोई चेंज नहीं करा, तो कोई चेंज नहीं हुआ तो उसके ऊपर कोई वर्क नहीं हुआ, है ना। इस तरीके से देख सकते हैं क्या कि एक पिस्टन है, ठीक है, एक क्लोज सिलेंडर के ऊपर मैंने ऊपर से फोर्स लगाई है, हल्की सी भी मूव नहीं करी। क्यों नहीं मूव करी? क्योंकि यहाँ पे था फ्रिक्शन, मैंने कोई फोर्स ही नहीं करा। अगर मैंने उस फ्रिक्शन को ओवरकम करके इस पिस्टन को दबा दिया और यहां तक ले आया, अब क्या है कि अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एजिटेटेड हो गए, हीटेड हो गए। अब मैंने इन मॉलिक्यूल्स पे फोर्स लगाया है, अब मतलब इस पे वर्क हुआ है। इसलिए हमें क्या चाहिए? सिर्फ फोर्स नहीं चाहिए, फोर्स टाइम्स डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, वो हो गया वर्क। तो वर्क क्या हो गया? वर्क हो गया, अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से देखें, कि आपने फोर्स लगाया और उससे कोई डिस्प्लेसमेंट हो गई, इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ, किसी का मोशन हो जाए तब हम उसको बोलेंगे वर्क। टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट? टाइम इंडिपेंडेंट, यहाँ पे कोई टाइम की क्वेश्चन नहीं है, कितने टाइम में भी कर दो, एकदम नी जर्क रिएक्शन भी कर दो, ठीक है। अब इसको उसके लिए करना क्या पड़ेगा? अगर तेजी से करना है ये काम, आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा शुरुआत में, ठीक है, कम टाइम में हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कभी कभी बहुत धीरे भी कर लेते हैं ये काम, बट फोर्स हो गया, सॉरी वर्क हो गया, ठीक है। तो एक सेकेंड, वर्क की डेफिनेशन लिखो। हाँ, वैसे भी 10 ही मिनट है हमारे पास। 10 सेकंड, मेरे को 1 मिनट ऐसा लग रहा है भगवान नींद आ गई, इतनी बोरिंग है फिजिक्स। अच्छा मैंने दिल्ली लेवल का तो फेल हो जाती सर। चलो खैर, वर्क लिखो। और ये कहाँ से आ रहा है, ये हमेशा हमें याद रखना है कि हम क्यों, अब ये है ना कि कोई अगर ये कहता है कि भाई हमने ये फ़ोन को यूँ करके रखा, हमने तो एनर्जी लगा दी, बहुत देर तक हमें काम करना पड़ा, हम इसको वर्क काउंट क्यों नहीं कर रहे?
सिंपल एक्सप्लेनेशन है। हमें ये नहीं काउंट करना कि हमने कितना वर्क कर दिया, हमें ये काउंट करना है कि कितना एनर्जी ट्रांसफर करी। ठीक है, तो क्या है वर्क इज क्या चेंज इन, हाँ चेंज इन एनर्जी इज वर्क। ठीक है ना, तो वर्क लिखो, इट इज द मेजर ऑफ, it is the measure of energy transfer which occurs when an object is moved over a distance by an external force इतना काफ़ी है। ठीक है, तो इस चीज़ को कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में इसका क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट हो गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिर्फ इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, अब हमने इसमें मान लो जो फोर्स लगाई थी वो पुलिंग फोर्स थी ये। ठीक है, हमने कितना वर्क डन कर दिया, हमने वर्क डन करा ये फोर्स, बट ये पूरा फोर्स नहीं, इस फोर्स का एक कंपोनेंट होगा जो इस डायरेक्शन में लगा होगा। ठीक है, इस फोर्स का इस डायरेक्शन में जितना भी कंपोनेंट लगा वो, ठीक है, इसको एफ परपेंडिकुलर लिख देता हूँ मैं, एफ एल। ठीक है, एफ एल टाइम्स कितना डिस्टेंस मूव हुआ, दिस इज वर्क डन। ठीक है, तो इसलिए हम इस डेफिनेशन में कभी कभी क्या लिख देते हैं, बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। लास्ट में आप कॉमा ब्रैकेट में इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन लिख सकते हो। ठीक है, जो फोर्स उस डायरेक्शन में लगी वो, पूरी फोर्स नहीं। ठीक है, और उसके बाद आप ये फॉर्मूला लिख देना। अच्छा, व्हाट इज एनर्जी? एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, अब एनर्जी क्या है कि ये स्टोर्ड भी हो सकती है, काइनेटिक भी हो सकती है। ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क का मतलब क्या हो गया, क्या, हाँ जो भी है, कैपेसिटी टू डू वर्क। हाँ एनर्जी, बल्कि डेफिनेशन लिखो, कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, आपको वर्क करना है यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, इस पिस्टन को दबाना है, ये एनर्जी कहीं पे होनी चाहिए। ठीक है, वो कहीं पे होनी चाहिए, जो इस पे ट्रांसफर होगी उसके अकाउंट से डिलीट होगी, इसके अकाउंट में ऐड हो जाएगी। सिंपल। ठीक है, अगर कोई पेंडुलम है वो एक यहां से लेकर यहां तक का मोशन कर रही है ये पेंडुलम। ठीक है, ये जो मोशन है यहां से लेकर यहां तक, जब यहां पे पहुंचे एकदम रेस्ट में आ गई, कोई वेलोसिटी नहीं है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे काइनेटिक एनर्जी नहीं है, बट इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक आएगी, तो यहाँ पे अब क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी एकदम मिनिमम स्टेट पे आ गई। क्यों? क्योंकि इससे और नीचे नहीं जा सकती, तभी जाएगी जब हम ये काट देंगे, हम काट नहीं रहे हैं। ठीक है, तो और फिर वापस ऊपर तक जाएगी। ये वापस ऊपर तक क्यों गई? क्योंकि यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड थी, फॉर्म चेंज हो रही है एनर्जी की, ये स्विंगिंग मोशन है। हम कैसे भी कर लें, इस तरीके एक और स्विंगिंग मोशन कर देते हैं कि एक बढ़िया से नहीं मस्त बाउंसिंग सरफेस बनाते हैं, उसको पिंग पोंग बॉल उचकाएंगे। ठीक है, बाउंसिंग सरफेस सबसे बढ़िया पता है कैसे बनती है? एक ग्लास लो, उसके ऊपर बलून एकदम स्ट्रेच करके डाल के उस पर रबर बैंड लगा दो, मस्त बाउंसिंग सरफेस बन गई। अब इसके ऊपर पिंग पोंग बॉल उचकाओ। ठीक है, तो हो गया रहा है अब ये इस चीज़ में कि मान लो ये हमने सरफेस बनाई और पिंग पोंग बॉल उचका रहे हैं। जितना कम एनर्जी ट्रांसफर होगा उतना ज़्यादा बाउंस करेगी। हाँ, अगर ये एनर्जी साउंड की वजह से लीक नहीं हो रही है ना, अगर आपको पिंग पोंग वाली आवाज़ आ रही है ना, तो फिर वो जल्दी से खत्म हो जाएगा। नीचे मारते हैं वो डिफॉर्म होकर उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है। हीट, हाँ, हीट की तरह लॉस हो जाती है।
इस पूरे अकाउंट में ये जो पेंडुलम वाला मोशन है ना सबसे बढ़िया है। क्यों? यहाँ पे क्या है कि क्योंकि स्ट्रिंग होती है पतली, एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, कोई आवाज़ नहीं आ रही, कोई हीट जनरेट नहीं हो रही, इसलिए पेंडुलम बहुत देर तक चलती रहेगी। ठीक है, लेकिन जब कभी भी आप बाउंस वाला एग्जांपल लोगे तो क्या है, हर टप्पे के साथ आपको कुछ आवाज़ आ रही है, तो एनर्जी इस अकाउंट से मतलब डिलीट होती जा रही है ना। तो हम इनफैक्ट चलो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लिख लो। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed by an object, energy possessed by an object by virtue of its motion. ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख लो, E इज इक्वल टू हाफ mv²। हाँ, और ये भी पता है कैसे निकल कर आया है कि मतलब हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर इसको भी एफ इज इक्वल टू एम में डाल दो, यहाँ पे एक्स इसकी जगह एक्सेलरेशन डाल दोगे, ठीक है, और फिर इसको मतलब वो वेलोसिटी बाय टाइम ग्राफ पे एरिया निकालने की कोशिश करो, यहाँ आपको हाफ मिल जाएगा। ये भी इसी तरीके से है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पे भी कहीं इंटीग्रेशन लगी है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत पहले से पता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। क्या एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ वर्क डन ओवर इट, स्टोर्ड बाय वर्च्यू ऑफ वर्क डन ऑन इट। जैसे कि इस मोबाइल को मैंने यहाँ से उठाकर यहाँ कर दिया, अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई। क्यों? मैंने एग्जैक्टली उतना वर्क इस पर कर दिया। या मैंने एक रबड़ है उसको यूँ स्ट्रेच करके छोड़ दिया, अब इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों आई? इसलिए क्योंकि मैंने इसको यूँ करके छोड़ दिया। ये एक सिस्टम है, इसको मैंने यूँ प्रेस कर दिया, इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे रिलीज करूँगा या उठ के भागेगा। यो स्टोर्ड एनर्जी जो इस वजह से उस सिस्टम में आ गई है क्योंकि उसके ऊपर कोई काम करा गया है, ठीक है, और वो स्टोर हो गई है। ठीक है, स्टोर हो गई है इस वजह से क्योंकि उस पर काम करा गया है। या तो रिलीज हो गई, या तो यहाँ पे एक छोटा सा छेद था, यहाँ बहुत तेजी से स्प्रे रिलीज हुआ, ठीक, वो तो रिलीज ही हो गया, स्टोर नहीं हुआ। अगर स्टोर हो गया सिस्टम में, कोई लीकिंग नहीं थी एनर्जी की, है ना, तो क्या स्टोर हुआ? वो हुआ पोटेंशियल एनर्जी। इन सारे फॉर्म्स को पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। चाहे स्प्रिंग का एग्जाम्पल ले लो, चाहे इसको उठाने का एग्जाम्पल ले लो, या इस पिस्टन को दबाने का एग्जाम्पल ले लो, ये सब पोटेंशियल एनर्जी है। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अरे आपको उसके एटम लेवल पे क्या हो रहा है जाना ही नहीं, उसके अंदर स्टोर्ड है एनर्जी, खत्म कहानी, वो पोटेंशियल एनर्जी। कांस्टेंट भी तो होता है सर, वो ठीक है, होने दो उसको, अपनी जगह पड़ा हुआ है, कुछ कर थोड़ी रहा है ना। अब नहीं, नीचे से आ किस लिए रही है? वो आ रही है काइनेटिक एनर्जी की वजह से। नहीं, नीचे उस इस सरफेस ने इसकी काइनेटिक एनर्जी, पहली बात एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता, उसने खाली इसकी वेलोसिटी चेंज हुई करी है। अभी भी इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी थी उतनी काइनेटिक एनर्जी है, v1 v2 बराबर है, उतनी ही स्पीड से ऊपर गई। अब यहाँ पे वापस इसके पास ये भी काइनेटिक एनर्जी थी, जब नीचे आ रही थी ऊपर गई तो भी काइनेटिक एनर्जी है। जब ये ऊपर जाकर यहाँ जाकर पहुँच गई, अब वो सारी काइनेटिक एनर्जी ऊपर स्टोर हो गई, है ना। दिस एनर्जी, एट दैट इंस्टेंट द एनर्जी स्टोर्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट बिकॉज सम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वर्क वाज डन ओवर इट। ठीक है, सेकंड ड्रॉप होगा तब पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर हो गई। नहीं, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो गई, अब ये वापस गिरना शुरू होगी, उस स्टोर के अंदर से एनर्जी निकलेगी और ये वापस काइनेटिक बन जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी का ये हाँ, मोशन से लेना देना नहीं है। यहाँ ना इस बॉल का एक एनर्जी का अकाउंट है, इस अकाउंट में से आप एनर्जी निकाल सकते हो, डाल सकते हो, लेकिन खत्म नहीं कर सकते।
ठीक है, तो यहाँ पे एक और लिखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हाँ थर्मोडायनेमिक्स, अरे हाँ हमें थर्मोडायनेमिक्स भी तो यहाँ पे लेना था एक, क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी ऑब्जेक्ट की कैपेसिटी खत्म नहीं कर सकते, हाँ जीरो नहीं कर सकते। और भी किसी टॉपिक में हर जगह ये यूनिवर्सल लॉ है। सर मैथ्स में भी अब हाँ अभी हम देखेंगे, ये इसको आइंस्टाइन ने थोड़ा सा ट्वीक कर दिया, चेंज कर दिया। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट फॉर्म, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। यस, अब हमने एक चीज़ और बोली थी क्या, कि ये जो वर्क डन हम कर रहे हैं इसमें टाइम का कोई फैक्टर ही नहीं आ रहा। मतलब हम सेम इस पिस्टन को यहाँ से लेकर यहाँ इनफाइनाइट टाइम में भी ला सकते हैं, उतना ही वर्क डन होगा। क्यों वर्क डन होगा उतना ही? सिंपल लॉजिक है। अब चाहे तुम इनफाइनाइट टाइम में यहाँ लाए या एक इंस्टेंट में यहाँ पर ले आए, छोड़ोगे जब उतनी ही तेज़ी से ऊपर जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा सिस्टम के अंदर। उसके अंदर तो उतना ही ये स्प्रिंगीनेस है। आप चाहे जितना दबा दो, चाहे ज़्यादा टाइम में दबाओ या कम टाइम में दबाओ, स्प्रिंगीनेस उतनी होगी, उतनी तेज़ से उछल के जाएगा। आप चाहे इनफाइनाइट टाइम में यहाँ तक ले आओ, ठीक है, या इंस्टेंटेनियसली यहाँ तक ले आओ, जब छोड़ोगे उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। फोर्स का कुछ रिलेशन है वर्क डन के साथ? हाँ, फोर्स का तो हो ही गया ना रिलेशन, फोर्स तो मल्टीप्लाई ही हो रहा है। नहीं, हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि इतना से इतना कर दिया। हाँ। जब वर्क डन हुआ, हम यही फोर्स लगा रहे हैं लेकिन वो हिले ही ना, जैसे हम दीवार पे इस पे वॉल पे फोर्स। तो वर्क डन हुआ ही नहीं, हां वही तो सर, वर्क डन कोई हुआ ही नहीं। फोर्स तो हमने लगाया ना। फोर्स लगाया नहीं, बट द वर्क डन इज 0। नेगेटिव बोल रहे हैं सर। मतलब किस सेंस में? मतलब वर्क हुआ नहीं पर एनर्जी तो गई है ना। नहीं, अब हमने वर्क लगा दिया, अब यहाँ पे इस सिस्टम में उसके पास एनर्जी नहीं गई, ये सारी सिर्फ हम गर्म होते रहे, ये रिलीज हुई है बस, ये लीक हो गई सिस्टम से। हमारे पास स्टोर्ड थी बट हमने उसका एफिशिएंट यूज़ नहीं करा, हम किसी चीज़ पे ट्रांसफर कर सकते थे। इसमें दीवार भी उतनी फोर्स लगा रही, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। ये तो इक्वल अपोजिट रिएक्शन, हमने जितना फोर्स लगाया उतना ही उसका रेजिस्टेंस था। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सर आपने कहा था कि नॉट बी बीटन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फिर पिंग पोंग वाले में एक उस टाइम के बाद तो वो रेस्ट पे आ ही जाएगा ना बॉल तो। बट एनर्जी लीक हुई है, डिस्ट्रॉय नहीं हुई है ना, वो उसने एनवायरनमेंट को हीट लीक कर दी, एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है। बस फॉर्म चेंज हुआ और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है ये समझना कि टाइम फैक्टर इम्पोर्टेंट है। वैसे क्यों, हमने इनफाइनाइट टाइम में नीचे से पानी उठाकर ऊपर टंकी पे पहुंचा दिया, ठीक है, लेकिन हमें तो चाहिए था 1 घंटे में। ठीक है, जब हम ये सारा काम थोड़ा सा तेजी से करें, रेट ऑफ वर्क डन इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि हमें कभी कभी वो वर्क डन कुछ टाइम के अंदर चाहिए होता है। ठीक है, तो दिस रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज पावर। ठीक है, एक डेफिनेशन और लिखो, व्हाट इज पावर? पावर क्या है? रेट ऑफ वर्क डन, द रेट एट विच वर्क इज डन। तो कितनी तेजी से आपने ये काम करा, वो है पावर। ठीक है ना, बस इन सब के यूनिट्स आप लिख सकते हो। एनर्जी और वर्क एक ही चीज़ है, कैपेसिटी टू डू वर्क, स्टोर हो रही है एनर्जी या हम कर रहे हैं, ये सब इसका यूनिट क्या होता है, कुछ आइडिया? जूल। ठीक है, वर्क पावर का क्या होता है? वॉट। वॉट क्या होता है? जूल बाय सेकेंड, बस सिंपल। ठीक है, दिस इज वॉट, WATT। ठीक है, और WATT इज इक्वल टू जूल बाय सेकेंड, सिंपल। ठीक है, बस नंबर ऑफ जूल कुछ बढ़ जाते हैं, मतलब इस तरीके से आप समझो। ऐसे ही स्पीड का यूनिट क्या होता है? ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस का मीटर, है ना। ठीक है, टाइम का सेकेंड है ही, है ना, सबके यूनिट्स लगभग आपको पता है। ठीक है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हाँ, अब वो सारा फॉर्मूले से निकालना, मेरे को याद नहीं है। नहीं, इंपॉर्टेंट है ये।